निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत। वन साइड गेम खेल खेल के परेशान हो रहे हैं, कोई चुनाव में आता ही नहीं मैदान में। तो आपने सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए स्ट्रांग रूम में। वोट चोरी, चोरी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। तो यदि वोट चोरी करनी होती तो फिर 42 डिग्री टेम्परेचर में जाने की जरूरत क्या थी? अब बेचारे एमपी के चुनाव में सीरियस हुए राज्यसभा में, अब वहां पर भी आपने सेंधमारी कर दी। जो उनकी टिकट पर जीत के आते हैं वो भी उनका भी इनका पर विश्वास नहीं है। बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी की बात चलती रही, लेकिन तमाम बातें धरी की धरी रह गई। सैनी साहब के चेहरे के आने से लग रहा है ये कमाल हो गया बीजेपी में। अब विधानसभा सीट भी बदली, तो मतलब तब टेंशन हुई। तो हरियाणा में 2029 में कोई स्कोप है कांग्रेस पार्टी सरकार का? जो कांग्रेसी बैठे हैं, कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, इनसे पूछ लेना। कांग्रेस के अभी भी बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं। जिस दिन गेट खोल के तो धक्के से घुसेंगे, हम चाहे ज्वाइन भी ना कराएं, कहेंगे हम आगे। तुम्हारी शैलजा आपको लग रहा है वाकई में दलित समाज की बहुत बड़ी नेता हैं? आज के दिन सबसे सेंसिटिव यदि कोई मतदाता है तो वो एससी वर्ग का मतदाता। तो सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं बीएससी पर जातिवाद बीएससी को बढ़ाने क्यों लाभ दे दिया? मैं तो कहता हूँ कांग्रेसी जितना ज्यादा बोलेंगे कांग्रेस का उतने सत्यानाश होगा। लोगों को अब डर लगने लग गया कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी हमारे लिए तो बड़ा अंधकार ही देखने को मिलेगा। जिस ट्रैक पे चल रही है वो देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। दिग्विजय ने भी कहा कि भाई आईएनएलडी, जेजेपी, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा इकट्ठे होकर। क्या दिग्विजय के नेतृत्व को या दुष्यंत के नेतृत्व को अभय सिंह स्वीकार करेगा? लेकिन फिर बी टीम के भी आरोप लगा देते हैं। अभय चौटाला कहते हैं कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। हमारे पास इतना काम है, हम इनकी टेंशन क्यों लें? मतलब आपको भी ऐसा लगा था कि बिना पर्ची खर्ची मेरिट पे जो आए उसको मिलेगी, बात खत्म। कभी आपसे भी मांगी थी किसी ने? मैं भी राजनीति में नाता। तो आपको लगा कि भाई मनोहर जी से तो मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये सीएम बन गए तो मेरा फ्यूचर अब ब्राइट होगा? नहीं, डर लगता है। लोगों को एक पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया, देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकलता है तो उसमें पैनिक नहीं होती। तो आप लोग भी वर्चुअल मीटिंग्स या रैलीज ना करना। कई चीजें कल चर्चा संगठन में हमने की। अभय चौटाला की धमकियों से बीजेपी की सरकार डर जाती है और फिर बैकफुट पे आ जाती है। लाडो लक्ष्मी योजना हो, उसमें कह दिया भाई पहले 2100 देने की बात की, हर महिला को देने की बात की, बुढ़ापा पेंशन रोक दी, बंद कर दी। इन लोगों के पास जब समय था तब किया नहीं, आज हम कर रहे हैं उसमें से मीन निकाल रहे हैं। नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और आज का ये पॉडकास्ट एक बार फिर से पॉलिटिकल पॉडकास्ट के रूप में आपके साथ सामने हाजिर है। और इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जब बोलते हैं तो बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं और हर बार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, जिनसे तमाम सवाल होंगे उनके करियर के बारे में, आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में, हरियाणा के लोगों के विकास के बारे में और उनके महकमे से जुड़े तमाम वो सवाल जो अक्सर आपके जहन में रहते हैं। तो स्वागत करिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी का। बेदी साहब, बहुत स्वागत आपका। जी, टू द पॉइंट में और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों का प्रतिमा जी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और आपकी जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति तक रेंज है और सामान्य लोगों की जन भावनाओं के अनुसार आपका चैनल काम करता है, इसके लिए आपको बहुत बड़ा साधुवाद। और परमपिता परमात्मा आपकी इस रफ्तार को बनाए रखे और जिन बुलंदियों को आप छूना चाहते हो हरियाणा प्रदेश के हित में, जनमानस के हित में, उसमें आपको सफलता मिले, ऐसे मेरा परमपिता परमात्मा से विनती है, निवेदन है, प्रार्थना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट के, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं हम इसमें, और हम चाहेंगे कि टू द पॉइंट जवाब दें, जैसे कि आप विधानसभा और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर देते हैं। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी हम आपके बैकग्राउंड से करना चाहेंगे। अभी जो एकदम दबंग, एकदम वोकल कृष्ण बेदी नजर आ रहे हैं, जब राजनीति में शुरुआत की थी, मतलब करीब 37 साल पहले, 37-38 साल पहले, तब के कृष्ण बेदी के दिल में क्या था, जहन में क्या था, राजनीति में कैसे आए? क्योंकि युवाओं की इतनी दिलचस्पी होती नहीं है। आपकी दिलचस्पी कैसे हुई, कैसे एंट्री हुई, किसने मोटिवेट किया, क्या कुछ हुआ? मैं चाहूंगी सबसे पहले उस जर्नी के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, यदि शुरुआत की बात की जाए तो बाल्यकाल में कुरुक्षेत्र में जन्म हुआ, वहीं पे स्कूलिंग हुई। स्कूलिंग करते करते एक ऐसे संगठन से जुड़ने का अवसर मिला बाल्यकाल में ही। हमारे कुरुक्षेत्र में गीता सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ स्कूलिंग हुई। वहाँ इस प्रकार का वातावरण मिला तो एक प्रेरणा मिली कि इस देश के लिए, समाज के लिए केवल अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, संस्कार और विचार से भी जुड़ना पड़ेगा और जुड़ना चाहिए। परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी कि हमें क्या भूमिका हो सकती है, हम किस भूमिका में जा सकते हैं। उसके बाद
स्कूलिंग पूरी हुई तो कॉलेज में चले गए। कॉलेज में जिस प्रकार से एक युवा के अंदर जिस प्रकार का जोश होता है, एक इच्छाएं होती हैं, एबीवीपी संगठन से जुड़ गए। विद्यार्थियों की फीस बढ़ेगी तो प्रदर्शन करना है, विद्यार्थियों की वीसी बात नहीं सुनेगा तो ये करना है, बस पासिस में यदि गड़बड़ है, बस टॉप पे नहीं रुक रही है, उसमें क्या है, यदि क्लास कोई प्रोफेसर या लेक्चरर का एटीट्यूड ठीक नहीं है, तब मतलब इस प्रकार के जब विचार उस संगठन में जुड़ के आए तो सोचते सोचते तो हकों की लड़ाई शुरुआत से ही शुरुआत हो आपने गई। लड़नी शुरू कर दी। और परंतु साथ साथ एक और दिमाग के अंदर बात चलती थी, जिस परिवेश में मैं रहता था, मेरा ओल्ड सिटी में जो मकान है जहाँ से बाल्यकाल की शुरुआत हुई, फादर साहब रेलवे में कर्मचारी थे, 4 भाई वो भी रेलवे में एम्प्लॉइज थे, जॉइंट फैमिली थी। परंतु अब जिस प्रकार की परिस्थितियां थी कि आज पानी नहीं आएगा, आज बिजली का ट्रांसफार्मर फ्यूज उड़ गया, आज ये गली टूटी हुई तो पुलिया नहीं बनेगी। और लगता था भी जैसे कि कोई संभाल करने वाला नहीं। उसमें एक दिमाग के अंदर बात चलती थी इसका सुधार किस प्रकार से हो, और सुधार हो तो मेरी भूमिका क्या रहे, इस प्रकार की सोच एक सामान्य तौर पर दिमाग में चलती थी। परंतु पारिवारिक परिस्थिति ऐसी थी कि राजनीति का तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था, परिवार में भी कोई नहीं था, कभी जीवन में क्यों आया सोच, आज भी नहीं है परिवार में तो राजनीति में अंदर। और मैंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया भी था कि हमारे पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने लड़ाई लड़ी, जर्मन भी गए, वो उन्होंने बताते थे अपनी सारी बातें। परंतु जब देश आज़ाद हुआ उसमें उनकी कराची पोर्ट पे ड्यूटी थी, तो पापा बताते थे कि अचानक ही जब बंटवारे की बात आई तो फिर ब्रिटिश आर्मी भी खत्म होगी, देश आज़ाद हो गया, और उधर से एक दंगे शुरू हो गए। जिसको पता लगे वो पाकिस्तान में थे तो ये हिंदू है तो वहाँ मार दें, इधर पता लगे कि ये मुस्लिम है तो यहाँ मार दें। तो जवान थे उस समय, 22-23 साल की उम्र रही होगी, तो बहुत कुछ संभाल नहीं पाए अपनी जान बचाने के लिए, वो जैसे तैसे वो आ गए। और गांव मेरा जो जींद जिला में है, कलौदा खुर्द, वहाँ के जो परिवार के अंदर जिस प्रकार का पशुपालन का, खेती बाड़ी का जो भी रोजगार था उसमें परिवार में लग गए। परंतु उसमें 1950 के अंदर रेलवे के अंदर कुछ ट्रेंड लोगों को भर्ती करने की जरूरत थी। देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो जिस प्रकार से बात चलती है तो कुछ उनका चर्चा चली, कुछ बात हुई, तो 1-2 साल के बाद नरवाना रेलवे स्टेशन पे उनको रेलवे में कर्मचारी भर्ती कर लिया गया। उस समय स्टेशन मास्टर के लेवल पे ही पावर थी। तो परिवार तो सारा उसी प्रकार से था, तो परिवार चलते चलते आगे 4 भाई वो भी जब समय आया तो वो भी रेलवे में चले गए। तो पूरे परिवार के दिमाग में एक ही बात थी कि ये भी कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारी हो जाएगा और जीवन यापन करेगा। परंतु एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ। छात्र संघ के चुनाव थे यूनिवर्सिटी के अंदर, हम भी अपने एबीवीपी के ग्रुप की तरफ से कुछ लोगों ने जुड़ के अपना एक संगठन बनाया कि हम भी चुनाव लड़ाएंगे अपने ग्रुप के लोगों, और एक जुनून था और हमने एक साथी को तैयार भी किया। परंतु पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी थी कि वो साथी नॉमिनेशन भरने से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया, छिप गया। अच्छा। माँ बाप के दबाव में माँ बाप ने कहा कि नहीं, ये हमारा तो एक ही बेटा, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या करना हमने यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ने। फिर आप तो बड़ी दुविधा में पड़ गए होंगे तो हम उसकी गारंटी लेके बैठे थे ना। जब हमारा कैंडिडेट भाग गया तो फिर ग्रुप ने निर्णय किया कि ये आप ही की चॉइस थी। और हमें तो डाउट था कि ये भागेगा मैदान छोड़ के। अब तो ग्रुप की बेइज्जती हो गई है, अब आपको चुनाव लड़ना इसकी जगह। अच्छा। तो वो बड़ा कठिन समय था, क्योंकि परिवार में तो कोई मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बिना बात की मुसीबत गड़ पड़ गई। मतलब ये भी कह सकते हैं ना, राजनीति ने ही आपको चुन लिया। मैं बताता हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर फंस गए, तो चुनाव लड़ना पड़ा। परिवार के लोग तो जिससे बात करने की हिम्मत नहीं थी परिवार में। इस प्रकार का आज भी माहौल नहीं है मेरे परिवार में कि मैं बड़े भाई से डायरेक्ट, मैं आज मंत्री हूँ 2 बार का, मैं आज बड़े भाई से डायरेक्ट बात करूँ, ऐसा माहौल आज भी नहीं है। अच्छा, डर लगता है आपको? पूरा लगता है। 1989 में तो क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हो, ज्वाइंट फैमिली थी। तो बड़ी हिम्मत करके जो 2nd नंबर के ब्रदर है उनसे कोई बात की, वो कहने लगे भाई बात सुन, मैं तेरी बात तो रख दूंगा पापा के सामने, पर लगता है मेरे भी कोई घर से निकलवाएगा, तू अपना लेवल की बात नहीं है, वहाँ तो कुछ और तरह का माहौल होता है। तो मैंने कहा जुबान की बात है, आप मेरी जुबान बचा लो, बाकी कुछ नहीं करे, आगे तो नहीं बढ़ेगा, मगर नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा, तौबा है मेरी।
तो वो घटना घटी। हाँ। अब वो चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ने के बाद लोगों ने प्रधान जी कहना शुरू कर दिया। जीते कि नहीं? हाँ, जब प्रधान जी कहना शुरू कर दिया तो फिर प्रधान जी का चस्का पड़ गया। तो फिर प्रधान जी की पुलिस में भी राम राम होगी, प्रधान जी की यूनिवर्सिटी में भी राम राम होगी, प्रधान जी की गली में भी राम राम होगी। ओहो, तो आपको मजा आने लग गया कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया चीज है, लोग सैल्यूट भी मार रहे हैं, इज्जत भी दे रहे हैं। घर के भी कहने लगे अब तो प्रधान हो गए आप। वो प्रधान जी का चस्का आज यहाँ तक ले आया। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैं माँ बाप की इच्छा नहीं पूरी कर सका कि माँ बाप तो चाहते थे कि मैं अधिकारी बनूं, हाँ। कहीं सरकारी सेवा में जाऊं, परंतु वो सपना नहीं पूरा कर सके हम। लेकिन उससे भी आगे निकल गए तमाम अधिकारी। नहीं, आप लोगों को लगता है कि परंतु जब बच्चे को वो टॉफी चाहिए ना, हाँ। उसको आप आइसक्रीम खिलाओ और उसको उसके बाद आप कुछ और चीज खिलाओ, पॉपकॉर्न दो, कुछ और दो, परंतु उसकी आत्मा तो टॉफी में है। मेरे माँ बाप की आत्मा तो ये थी कि अधिकारी लगे। और परिवार की भी यही थी। हाँ। कि ये अधिकारी लग जाए। उनका इतनी बड़ी सोच थी, इससे बड़ी सोच भी नहीं थी। सामान्य परिवार का व्यक्ति इतनी ही बात सोच सकता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि आज हम 7 बहन भाई हैं और सभी स्वस्थ हैं। और आज ये जो सबसे बड़े भाई साहब है वो 75+ है। तो आज भी हमारा उतना ही परिवार के अंदर इसी प्रकार का, मतलब लगता ही नहीं है कि मैं मंत्री हो गया हूँ, आज भी मैं कृष्ण ही हूँ उनके लिए। तो इस प्रकार का आज परमात्मा की बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो कभी आपको अपने सबसे बड़े वाले भैया से डांट पड़ती है? अब भी सुबह कल फोन आया हुआ था। तो डांट पड़ी। ये सुबह हमारी सभी भाइयों की एक बार कम से कम जरूर बात हम करते हैं, पूरे परिवार की बात करते हैं। और जो सब मेरे से बड़े हैं, लास्ट टू सेकंड है, वो तो रात फैमिली समेत आए थे, डिनर करके गए, बच्चे आए होते उनके साथ। तो उनका तो रूटीन में डेली बात, उनसे मेरा दोस्ताना है। हाँ। उनसे कोई भाई वाला नहीं, हम तो दोनों बचपन से ही एक दोस्त की तरह रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा भाई तो थोड़ा फादरली, वो फादरली है वो तो। परंतु आज परमपिता परमात्मा की कृपा है कि उन सभी का आशीर्वाद मेरे पास है। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं एक इंटरनल बात बता दूं, जो मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं वो आज वो भी बाल बच्चेदार हो गए, उनके बच्चे भी शादीशुदा हो गए हैं। तो उधर मेरे बच्चे भी जब आपस में बैठते हैं ना, तो ये कहते हैं भाई हमारे को कब चौधर मिलेगी, ये तो पंचो पानी आँख में कब बात कर जाते हैं। तो वो इस प्रकार की बात है, हम कभी मुंह से भी ना बात करें, सिर्फ एक बात भी कर लेंगे तो सारों को वो समझ में आ जाएगी बात, भी बड़े भाई साहब ने क्या कहा। यदि मैंने कोई बात एक्सप्रेस करनी है तो फिर वो हमारा ही फैसला होता है। अच्छा। तो आज तक इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत कम भाग्यशाली लोगों को मिलती है, किस्मत है मेरी। लेकिन चुनाव भी लड़े, जब फॉर्मल राजनीति में एंट्री करी तो भी बड़ा दिलचस्प रहा हो सफर भी। अब विधानसभा सीट भी बदली, तो मतलब तब टेंशन हुई कि नहीं, जो शुरू से कॉन्फिडेंस था कि भाई प्रधान जी नहीं, अभी दूसरा इंसिडेंट जो हुआ वो नगर पालिका चुनाव का हुआ। जब मैं वो तो कॉलेज गोइंग था उस समय, तो जब चुनाव लड़ा, परंतु मैं लास्ट सेकेंडर का स्टूडेंट था। तो हमारे यहाँ पे कुरुक्षेत्र में एक कोई घटना घटी थी 27-28 साल पहले। तो हमारे वहाँ को स्टे लगा था नगर पालिका चुनाव में। तो हमें तो पता ही नहीं कब चुनाव हुआ, तो वो क्या होते हैं एमसी, हमें जानकारी नहीं थी, ऐसी कुछ पता ही नहीं था। तो अचानक वो स्टे टूटी और 94 में दिसंबर में कुछ चुनाव की घोषणा हुई। 28 दिसंबर को शायद वो चुनाव था 94 में। तो जो मेरा वार्ड था वो रिजर्व हो गया और हमारे को तो पता ही नहीं था अभी क्या होता है क्या नहीं होता है एमसी। तो इस प्रकार से कॉर्नर मीटिंग आपस में लोगों की चलने लगी। तो फिर वो कई लोग भाग दौड़ कर रहे थे, सीनियर मोस्ट लोग भाग दौड़ कर रहे थे। तो अब हमारे पिता, हम 5 भाई थे, परिवार बड़ा था, वेल सेटल परिवार था उस अपने हिसाब समाज के हिसाब से। तो कुछ लोगों ने पापा से बात करी आके, भाई किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो कहने लगे भाई आप तो ऐसा है, जिसको भी जो करेंगे हम तो साथ ही, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात की, तय कर लो। तो बैठते बैठते बात को घूमते घूमते 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वो सुई आके इधर टिक गई। तो मेरे पापा बड़े चिल्लाए, कहने लगे क्या हमारे साथ नाम, नहीं हमारा लड़का तो अभी MSc की हो गई है, LLB कर रहा है, इसने अधिकारी लगना है, हम तो ये काम करेंगे ही नहीं। कहते नहीं ऐसा है जी, हमें जरूरत है समाज को, ऐसे कर करके। तो ये 4-5 दिन 6 दिन द्वंद चला और एट लास्ट तो जो लोगों ने आके कुछ जिस प्रकार के एक व्यवहार होता है, नहीं जी हम तो ये चौधर यहाँ रख दी, या पगड़ी गांव में जिस प्रकार से बोलते हैं, शहर में बोलते हैं, वार्डों में बोलते हैं, हमें तो ये पगड़ी यहाँ पे लाकर रख दीजिए, आप ठोकर मारो, रखो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पकड़ लेंगे, इसकी स्टडी चल रही है, हम नहीं चुनाव लड़ाएंगे। उन्होंने कहा हम इसकी स्टडी कब रोक रहे हैं, कर लेगा, हम तो साथ खड़े हैं, ये है। तो पार्षद हो गए 94 में। तो उसके बाद कहीं सोचना शुरू किया
कि कोई राजनीति के अंदर आगे बढ़ना है या क्या करना है। पार्षद भी जीत गए, पार्षद जीत गए तो दूसरे तरह की जिम्मेवारी शुरू हो तो गई जब है। पार्षद जीते तो पता था कि भाई एक पार्षद को क्या करना होता है, वो किसने नहीं, सिखाया? उस माने जितने जितनी समझ थी उतना तो करते थे, हाँ, परंतु कुछ आगे कोई अभिभावक नहीं था राजनीति के हाँ, अंदर कि कोई आगे बढ़ना है तो क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। वो एक रूटीन का लाइफ था जैसे, परंतु जूझने की, लड़ने की और लोगों के लिए लड़ने की और लोगों को रिलीफ देने की एक जिद थी लाइफ के अंदर। और परमपिता परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा कि वो जिद आज तक भी है। मैं इसको अपना, लोग इसको कुछ और शब्द यूज कर सकते हैं, परंतु मैं इसको अपनी यूएसपी मानता हूँ कि मुझे जूझना अच्छा लगता है, मुझे लोगों के लिए लड़ना अच्छा लगता है। वो टेम्पो में मेरा आज भी उतना ही है जो पहले दिन था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है, कहीं कोई सुस्ती नहीं आई है, कहीं कोई कोताही नहीं आई है। वो एज इट इज है। जिसकी मैं जिद करता हूँ तो उसको काम को निपटा के ही मैं आराम करता हूँ। और मैं डेली ये सोच के उठता हूँ परमपिता परमात्मा से कह के कि मेरे जितनी मेरी सोच है उस सोच को मैं आगे बढ़ा सकूं। तो फिर वो दूसरी तरह की बातें चल गई, वहां पर राजनीति में आ गए। तो फादर साहब ने तो बहुत ना करी थी उसमें भी, परंतु वो भाई कहने लगे चलो सारे समाज की बात मान लेनी चाहिए। तो फिर एक घटनाक्रम और हुआ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चैनल पे उसका जिक्र करना चाहिए। तो जब मैं एमएससी कर रहा था तो एक व्यक्ति तब अब दुनिया में नहीं है, वो संपर्क में आए। उसमें मंडल कमीशन, ये वो एक नई तरह की राजनीति देश के अंदर स्वरूप ले रही थी। वीपी सिंह का एक अलग से चला हुआ था, चंद्रशेखर जी का एक अलग से मैटर चला हुआ था। समाज में एक झकझोरने वाला पीरियड था। तो उनके फादर, मेरे फादर साहब के साथ रेलवे में एम्प्लॉई थे, थोड़ी उनकी एज ज़्यादा थी, तो वो मेरे संपर्क में आ गए। तो उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि बेदी जी क्या करोगे लाइफ के अंदर? मैंने कहा जी एमएससी करूँगा। उसके बाद क्या करोगे? मैंने कहा जी एग्जाम देंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा जी? मैं कहा पास हो गए तो जॉब करेंगे, जॉब करने के बाद क्या करोगे? शादी हो जाएगी। 2-3 सवाल उन्होंने अपने आप ही कह दिए। फिर आपकी शादी हो जाएगी। मैंने कहा फिर 2-3 बच्चे हो जाएंगे। मैंने कहा जी फिर आप बीवी को लेके, बच्चों को लेके, एक कुत्ता सफेद रंग का लेके शाम को सैर करेंगे। फिर मैंने कहा हाँ जी। फिर रात को घर सो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी। कहते ये तो काम सभी कर रहे हैं, ये आप अलग क्या करोगे? आप क्वालिफाइड हो, उस समाज से हो जिसको राजनीति के अंदर हिस्सेदारी की जरूरत है। मैंने कहा जी परिस्थितियां तो ऐसी नहीं है। तो ऐसे ही पिताजी के पास बैठे थे। मेरे पिताजी ने भी उस बात का विरोध किया, भाई हम क्यों इस पंगे पड़े, हम राजनीति नहीं करेंगे। तो मेरे पिताजी को उन्होंने एक बात कही, कहने लगे उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके 5 बेटे होते हैं ना, तो एक बेटा किसी और लाइन में डालते हैं वो लोग, यदि वो उस लाइन में ना जाए उस परिवार को उजाड़ देंगे लोग। और आपका तो वेल सेटल है, हम तो आपके बच्चे को गलत लाइन के लिए नहीं, हम तो राजनीति के लिए कह रहे हैं। ये क्वालिफाइड आदमी है, समझता है, कुछ चीज़ों को पिकअप करता है और इसको राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि हमें दूर दूर तक कोई इस प्रकार का नेतृत्व नजर नहीं आ रहा। तो वो भी एक प्रेरणा थी मेरे लिए। और उनके लास्ट वर्ड थे कि बेदी जी मैं दुनिया में होऊंगा नहीं होऊंगा, परंतु जब जीट रोड पर झंडी वाली गाड़ी में आपके आगे पीछे गाड़ियां चलेंगी, आप झंडी वाली गाड़ी में चलेंगे, तब आपको जरूर याद आऊंगा कि फला आदमी मुझे ये बात कहा कि गया। और अब जो फील करता हूँ मैं कि उस समय सोचा भी नहीं था कि एमएलए होंगे, एमपी होंगे, मिनिस्टर होंगे, क्या होगा, सरकार होगी, नहीं पता ही नहीं था। परंतु उनकी इतनी दूरदर्शी बात थी, तो वहां से एकदम से लाइफ में मोड़ आ गया। और फिर पार्टी में काम करते करते माननीय मनोहर जी के संपर्क में आए। मनोहर लाल खट्टर साहब से पहली बार कब मिले? मैं मनोहर जी से मिला 96 लास्ट में, हाँ शायद सितंबर का महीना था। तो मैं बीजेपी का मंडल के मंत्री की जिम्मेवारी थी मेरे पास। आप हमारे संगठन मंत्री थे। व्यक्तिगत इतना पता था संगठन मंत्री है, और जितने कार्यकर्ता काम करते मैं भी उतने काम करता था अपने हिस्से का, परंतु व्यक्तिगत संपर्क नहीं था। ऐसा हुआ कुरुक्षेत्र में माननीय मनोहर लाल जी किसी मीटिंग को लेने के लिए आए। जो हमारे युवा के प्रेसिडेंट थे, आजकल हरियाणा सरकार में चेयरमैन है धर्मवीर मिर्जापुर जी, उससे हमारे कुरुक्षेत्र जिला के यूथ के प्रेसिडेंट थे। तो सतप्रकाश रोसा जी आज दुनिया में नहीं है, वो बड़े नेता थे हमारे बीजेपी के कुरुक्षेत्र में। तो आमतौर पे उनकी दुकान पे सभी बड़े नेता आया करते थे। तो उस समय तो मोबाइल का भी चलन नहीं था।
और इतना कोई ज़्यादा बात नहीं थी। तो बाई चांस मैं और धर्मवीर जी कहीं शायद पीपली के साइड में कुछ काम से थे, तो उसने कहा कि माने मनोहर जी आए हुए हैं और वहाँ चलते हैं। मैंने कहा चलो। उनकी बाइक पे पीछे मैं बैठा था, वहाँ आ गए। वहाँ आके रोसा जी से तो डेली का मिलना जुलना परिचय था, मनोहर जी से नमस्ते हुई, नमस्ते। बैठे 2-3 लोग थे, हम ज़्यादा नहीं थे। तो उन्होंने धर्मवीर जी से पूछा कि धर्म, उसमें हमारे महामंत्री की एक ही पोस्ट होती थी, प्रदेश में भी, जिलों में भी, मोर्चों में भी, प्रकोष्ठ में। आज तो 2 भी होती है, प्रदेश में 3 भी महामंत्री हैं, उसमें 2 महामंत्री का प्रचलन नहीं था। तो इनका युवा मोर्चा का जो महामंत्री था, उन्होंने कोई कंप्यूटर का या कुछ कारोबार अम्बाड़ा में कर लिया, तो उनका काम नहीं चल रहा था। तो उन्होंने सवाल किया मनोहर जी से, ने भाई धर्मवीर आपका युवा मोर्चा कैसा चल रहा है? तो कहने लगे जी ऐसा है, थोड़ी समस्या आ रही है, मेरा महामंत्री तो कुरुक्षेत्र छोड़ के चला गया और उसने कारोबार कर लिया, वो काम मीटिंगों में नहीं आता, तो मेरे को दिक्कत आ रही है। तो उसने क्या कुछ सोचा आपने? तो सत्यप्रकाश रोसा जी साथ बैठे थे, कहने लगे सोच रखा, बढ़िया लड़का दे देंगे आपको। कहते क्या? कहते ये कृष्ण बेदी है और अपना MC भी है ये कुरुक्षेत्र में, और मंडल में सचिव की जिम्मेवारी है, और युवा भी है। तो मेरी तरफ देख के कहते मनोहर जी तो आप युवा मोर्चा में काम करोगे? जी जो आदेश पार्टियां कर ही रहे हैं जितना भी हिस्से में है। और धर्मवीर जी और मैं तो यूनिवर्सिटी में जूनियर सीनियर रहे हैं, दोस्त रहे हैं, तो इनके साथ तो काम करने मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मनोहर जी ने उसी समय कह दिया कि बेदी जी को कल ही आप अनाउंसमेंट कर दो, जिलाध्यक्ष से अनाउंसमेंट कर दे कि मेरे महामंत्री। पहली मुलाकात में खट्टर साहब ने गिफ्ट भी दे दिया आपको। है ना? तो वो दिन समाज का दिन, लगातार जुड़े रहे, संगठन की रीति नीति सीखते रहे, उनसे धैर्य सीखा, संयम सीखा, संगठन को आगे बढ़ाने की सोच सीखी। और सौभाग्य ऐसा रहा कि कभी सोचा नहीं था कि एक ही कालखंड के अंदर वो भी विधायक होंगे, हम भी विधायक होंगे, और उनके नेतृत्व में मैं मंत्री भी हो जाऊंगा। इतना जिंदगी मंत्री की तो पता ही नहीं था। मनोहर जी मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट हो गई थी, बस ये सबसे बड़ी सपना हमारा पूरा हो गया था। तो आपको लगा कि भाई मनोहर जी से तो मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये CM बन गए तो मेरा फ्यूचर अब ब्राइट होगा? नहीं, डर लगता था। डर लगता था? हाँ, मैंने कहा सरकार बन गई है, विधायक बन गए हैं, अब वो ज्यादा डांट पड़ेगी। तो खट्टर साहब से आपको डांट पड़ी है क्या कभी? तो डांट पड़ी है कि नहीं खट्टर साहब से? हमारे सबके आदरणीय है, डांट में भी हमेशा प्रेरणा होती है उनकी, और काम सीखने का मौका मिला जीवन में। शायद उनके संपर्क में ना आते तो जीवन में काम ना सीख पाते, नेता हो जाते पर काम ना सीख पाते, वो एक अनुशासन ना बनता, एक जूझने की ताकत ना मिलती। सौभाग्य से हम तो उस दिन मनोहर जी को मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेनी थी, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी कि हम भी मंत्री हो जाएंगे। हमें तो रास्ते में पता लगा ये लालरू वाले टोल पर भी आपको भी मंत्री पद की शपथ लेनी है मुख्यमंत्री जी के साथ ही। हम तो सिर्फ इसी में खुश थे कि हम विधायक हो गए, मनोहर जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ओथ दिलाने के लिए आ रहे हैं। बस उस कार्यक्रम में उस सोच के में आए थे हम। तो टोल प्लाजा पे मैसेज भीड़ थी, जाम था बहुत तो बड़ा। पहला फोन किसका आया आपको कि आप मंत्री पद की मेरे शपथ पास लेने वाले मेरे हैं? पास जो मैं बता रहा हूँ बड़ा सरप्राइज की बात है। अब जीवन में पता ही नहीं था क्या होता है, विधायक हो गए हैं, चलो ठीक है बस। तो जाम था बहुत बड़ा, रैली बहुत बड़ी थी उस दिन। माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, अडवाणी जी भी आए हुए थे, बहुत मुख्यमंत्री आए हुए थे, अन्य बादल जी वगैरह। तो शपथ थी हमारे यहाँ 5 सेक्टर में। तो सुबह से ही काफिले चले हुए थे गाड़ी के, मैं भी रास्ते में था। तो मेरे पीए, मेरी गाड़ी में काफी लोग थे, एक मेरा जो पीए था वो पीछे बैठा था सीट, पिछली सीट पे। तो उसने कहा कि एक ना फोन है जी, ये बात करना चाह रहे हैं राजभवन से। मैंने कहा क्या कहते हैं? कह एक वो दर्शन सिंह थानेदार है, वो ना आपसे बात करना चाहता है। मैंने कहा चलो विश्वास कर दो, बधाई कर देगा, मैं कह देना बाद में बात। हम कुछ बात कर रहे थे, गप्पे मारे थे, दूसरे मूड में थे। मैं कहा बाद में कर लेगा, बधाई दे देगा। कहता ठीक है जी। मैं कह ठीक। मैंने कहा कोई विश करना होना चाहता होगा, बधाई देना चाहता होगा, कितनी बात होगी। तो उसने फोन कह के काट दिया। वो 2 मिनट के बाद फिर फोन आ गया। तो कहते जी ये ना कह रहे हैं जी आपने ना मंत्री पद की शपथ लेनी है और आप जल्दी स्टेज पे पहुंचो। मैंने कहा कौन कह रहा है? कहते दर्शन सिंह थानेदार है कोई। मैं कहा थानेदार मेरे को बताएगा शपथ लेने, क्यों मजाक कर रहा है? मैंने कहा मैं कहते ऐसा नहीं होता।
तो उसका दोबारा फिर फोन आ गया, फोन फिर मैंने लिया तीसरी बार में। वो पंजाबी में बोल रहा था, कहता जी मैं राज भवन तो बोल रहे हैं और तुसी राज मंत्री दी ना शपथ लेनी है कि उत्थे जल्दी पहुंचो। मैं क्या आप कौन है? कहता जी मैं एसआई दर्शन सिंह हाँ। मैं कहा दर्शन सिंह बताएगा, ये ऐसा ही बताएगा मुझे शपथ लेने के लिए? तेरे को मजाक करने के लिए मैं मिला। मैंने कहा अमरजीत इसका नंबर नोट कर ले, मैं शपथ के बाद जब ओथ खत्म हो जाएगी पूरे मुख्यमंत्री तब इससे बात करूंगा। कहता सर मेरी कोई गलती कोई नहीं, मैंने लिस्ट दी है, थोड़ा नाम तो मैसेज देना मेरी जिम्मेवारी है। मतलब मुझे एक बहुत देर के बाद ही ये विश्वास हुआ कि एक थानेदार मुझे कह रहा है कि आपको ओथ लेने के लिए जाना है। कोई मैसेज नहीं था, ऐसा बड़ा कोई फोन नहीं आया नहीं पार्टी की तरफ से भी नहीं था, किसी और राजभवन से नहीं था, किसी अधिकारी का नहीं था, संगठन के भी किसी लोगों का नहीं फोन आया। मैं रियली बिल डिटो यही शपथ थे उसके। कहता जी मैंने तो लिस्ट मिला थोड़ा ना है, तुसी राज मंत्री दी शपथ लेनी हैगी। मैं कहा तू बताएगा मेरे को राजमंत्री? मेरे को पता ही नहीं भाई, थानेदार भी कह सकता है शपथ लेने जाकर। तो विश्वास करूंगा कि वाकई में मंत्री बनने जा रहा हूँ मैं। तो फिर भागते भागते जाम में कोई ऐसा कुछ था नहीं, व्यवस्था कुछ थी नहीं, सारा जाम ही जाम था। और मेरा पीएसओ गाड़ी को इधर उधर कहे शपथ लेनी है, शपथ को सुने ही ना कोई भी, शपथ लेनी है। तो पूरा तेल निकला, वहां स्टेज तक पहुंचे लास्ट मोमेंट में, मैर कर दे तो लास्ट मोमेंट में पहुंचे। अच्छा भाग भाग के ही पहुंचे? वो पास नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। आप उस दिन की मेरी फोटो देखना, मैं शायद सेव भी नहीं करके उस दिन, मेरे कपड़े भी देखना, मैं दिखाऊंगा आपको ओथ वाली फोटो। मतलब दिमाग में ही नहीं था ना ऐसा कुछ, ऐसा भी होता है कुछ। विधायक हो गया, सरकार बन गई बस। तो घर वालों ने बोला नहीं, हमें क्यों नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो टीवी देख के पता लगा कृष्ण बेदी भी लेंगे राज्य मंत्री की शपथ, वो ऐसा चल रहा था ब्रेकिंग न्यूज। फिर तो घर को के फोन आए ना, बहुत नजदीकी लोगों को फोन आया, आप कोई मंत्री बना रहे हैं आप। मैंने कहा कौन कर रहा है? टीवी में ब्रेकिंग न्यूज चल गई। लेकिन आपको कोई हरियाणा न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, 9 मंत्री होंगे, राज्य मंत्री कृष्ण बेदी भी होंगे, ऐसा चल गया होगा। तो मतलब वो सफर फिर काफी इंटरेस्टिंग ही रहा, मतलब ये वाला नहीं, ओथ लेने की बाद कमाल हुआ। क्या? जब ओथ के लिए स्टेज पे बैठे तो मतलब प्रधानमंत्री जी और गवर्नर साहब सारा अलग ही तरह का तामझाम था। हम तो कार्यकर्ता थे ना, हमें क्या पता था इतना तामझाम भी होता है। और जैसे ही मनोहर लाल जी को शपथ लेने के लिए बुलाया, मेरी आंख में पानी आया। पानी सिर्फ इस बात के लिए आया कि जिस भारतीय जनता पार्टी को कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, नाम लेने वाला नहीं था, हमने तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी राजनीति की है हरियाणा के अंदर। बहुत बहुत मुश्किल समय देखा हमने बीजेपी के लिए, मजाक होता था हमारा। परंतु आंख में पानी इसलिए आया कि शपथ दिलाने वाले कप्तान सिंह सोलंकी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो महामहिम थे, और शपथ लेने वाले भी मनोहर लाल जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमने तो गवर्नर नहीं कभी सोचा था, और गवर्नर भी हमारा और मुख्यमंत्री भी हमारा हो, ये हमारी सबसे बड़ी बात थी। पूर्ण बहुमत की सरकार, ये बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। जब उसके बाद मैं तो जीवन में आपको बताता हूँ, जीवन में विधायक बनने से पहले, मंत्री बनने से पहले मैंने कभी सेक्रेटरिएट का नहीं पता था। हम कभी सेक्रेटरिएट में नहीं आए, और लोगों की तरह जैसे घूमते हम नहीं कभी घूमे। हम तो काम करते थे पार्टी का, और ना ही मुझे तो ये पता था कि किस प्रकार से वर्किंग होती है। परंतु इन मतदाताओं का, मेरे देश के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, जो हमारे जैसे सामान्य अंतिम पंक्ति में बैठने वाले कार्यकर्ताओं को इतना ऊंचाई तक लेकर जाने का काम किया। तो सैनी साहब ने भी संगठन में बहुत काम किया है, मनोहर लाल खट्टर साहब के करीब, तो उनसे भी आप शुरुआती दिनों में ही मिले होंगे? 94 के बाद ये पार्टी काम में करने लग गए थे। 95 के बाद, 94 में तो शायद मनोहर जी आए थे संगठन मंत्री के तौर पर। तो 2 साल के बाद ये पार्टी का काम, संगठन व्यक्तिगत काम छोड़ के तो इस संगठन के काम में लग गए थे। तो फिर युवा मोर्चा में, फिर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के तौर पर, अब अम्बाला जिला, कुरुक्षेत्र जिला पड़ोस का जिला है। हाँ। और मैंने 2005 में चुनाव लड़ा, इन्होंने 2009 में पहली बार चुनाव लड़ा। और उसी प्रकार से खेलते कूदते तो पार्टी की रीति नीति सीखते सीखते, हाँ। जनभावना के साथ जुड़ते जुड़ते, लोगों की अपेक्षाओं को विचार और सोच के साथ आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, एक पूर्व सैनिक का बेटा, 2 एकड़ के जिम्मेदार का बेटा, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि आज हरियाणा प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, जो सोच नहीं सकता था। वहाँ तो बपोतियां तय थी
लिखा हुआ था कि ये इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा के रख के लड़ाई लड़ते थे वो लोग। तो उसके अलावा कोई और तीसरा एंट्री करेगा तो मार काट मचा देंगे। घर की घर में युद्ध चलते थे लोगों के। लेकिन इस सैनी प्रकार साहब का के वातावरण चेहरे था। पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा और लोगों ने आशीर्वाद भी दिया, बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी की बात चलती रही, लेकिन तमाम बातें धरी की धरी रह गई। सैनी साहब के चेहरे के आने से लग रहा है ये कमाल हो गया बीजेपी में। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है, परंतु मैं जो मूलभूत बात कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जिस प्रकार की मोदी जी ने और हमारे संगठन ने धरातल तक, अंतिम व्यक्ति तक केवल नारे और जुमलों में नहीं, उन तक पहुंच बनाकर हमने जो लोगों को लाभ मिलना चाहिए तो उनको ढूंढा है। पहले लोग दफ्तरों में आते थे लाभ लेने के लिए, गिनती के लोग आ पाते थे, वहां पर सिफारिशें चलती थी, वहां पर फिर जातिवाद चलता था, वहां पर फिर ये देखते थे कि किसकी मुट्ठी में कुछ है। परंतु मोदी जी ने तो कहा कि शौचालय प्रत्येक घर में बनाना है, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं थी। हमें तो उल्टा विरोध झेलना पड़ा कि मैं शौचालय नहीं बनवाऊंगा। आप अंतर नहीं समझ रहे हैं। पहले लाभार्थी लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाते थे। मोदी जी के आने के बाद, मनोहर जी के आने के बाद, नायब जी के आने के बाद हम लाभार्थियों को ढूंढते हैं। आप भले ही कहीं आप वंचित क्यों रह गए, आप क्यों पीछे रह गए। स्वच्छ जल देना है, हर रसोई में देना है, मतलब ही नहीं किसी को ना दे। हर घर तक बिजली पहुंचानी है, सभी को पहुंचानी है। यदि बीपीएल का लाभ देना है तो बीपीएल का लाभ ढूंढ के दे रहे हैं हम, किसी को आना नहीं पड़ रहा हमारे पास। बुढ़ापा पेंशन की बात हम घर में जाके दे रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन पे भी बहुत बवाल हुआ, बहुत सारे सवाल आरोप विपक्ष ने आप लोगों पे लगाए। लाडो लक्ष्मी योजना हो, उसमें कह दिया भाई पहले 2100 देने की बात की, हर महिला को देने की बात की, फिर कह दिया नहीं भाई हम एफडी करा देंगे, कुछ पैसे देंगे। बुढ़ापा पेंशन रोक दी, बंद कर दी। अभय सिंह से डर गए जब उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, तो फिर कह दिया चलो कोई बात नहीं, चालू कर देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करूं, आपको खाना बनाना आता है? आप कभी रसोई में जाते नहीं, उस चूल्हे की हीट का आपको पता नहीं। और जब माँ या बहन या भाभी या आपका रसोइया आपको रोटी ला के देता है, तब आप उसमें से मीन मेख निकालते हो। तो आपको अधिकार है क्या मीन मेख निकालने का? या तो आप इतने काबिल हो कि आप परफेक्ट कर सकते हो। अब इन लोगों के पास जब समय था तब किया नहीं, आज हम कर रहे हैं, उसमें से मीन मेख निकाल रहे हैं। और मीन मेख भी सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि ये विपक्ष में है। यदि विपक्ष में ना हो और इनको दोबारा भी मौका मिल जाए, वही चलाएंगे। नहीं तो उनको तो प्रॉब्लम तो है ना। क्यों नहीं कांग्रेस, क्यों नहीं जब इन लोगों को मौका मिला, कांग्रेस की पर्ची और खर्ची को इन्होंने क्यों नहीं बंद किया? क्यों जातिवाद में बंद नहीं किया? क्यों उसी ढर्रे पे नौकरियां दी? उसी ढर्रे पे भाई इस जिले का मुख्यमंत्री बन गया तो पानी इस जिले में जाएगा, उस जिले में जाएगा ही नहीं। नौकरियां इस जिले में मिलेंगी, इस ग्रुप को मिलेंगी, तो क्यों नहीं बंद की इन लोगों ने? इन लोगों ने कौन सा सुधार किया है? मनोहर लाल जी ने पहला सवाल किया हमसे, हम मंत्रिमंडल में थे और 1 साल के बाद उन्होंने अचानक बात की। हम मंगलवार को अचानक बैठते थे, सभी अनऑफिशियल बैठते थे, बिना एजेंडे के बैठते थे सभी मंत्री। 11 बजे से लेके 1-1.5 घंटा 2 घंटा, या दिन में नहीं बैठ पाते थे, कोई व्यवस्था होती थी, रात को मुख्यमंत्री जी के आवास से बैठते थे। मुख्यमंत्री जी ने अचानक, मेरे को याद है, अचानक ये बात कही कि मैं मेरिट के आधार पर नौकरियां देना चाहता हूँ। मैं पूरे मंत्रिमंडल का एक्सप्रेशन बताता हूँ जिसमें मैं स्वयं भी था। हम 1-1 फुट कुर्सी से ऊपर उठे। तो मनोहर लाल जी ने कहा मैंने गलत बात कौन सी कही भाई? तो हम सभी ने, मैं किसी का नाम लेता, हम सभी के एक ही लाइन थी, तो हम अपने हल्के के बच्चों को नौकरी कैसे देंगे जी? तो उसने कहा कि मैंने कब कहा है कि बेदी जी आपके हल्के के लड़के सारे मेरिट पे ना आए, 500 पोस्ट निकले, 500 साहब आज से मेरिट में आ जाए, उनको कौन रोक देगा? मतलब आपको भी ऐसा लगा था कि बिना पर्ची खर्ची मतलब के नौकरी हो ही नहीं सकती? लोग मार देंगे जैसे हमें, हमने नौकरी नहीं दिलाई तो लोग हमारा मर्डर कर देंगे। अब हमें लोग ये कह रहे हैं, मनोहर लाल जी ने ये तर्क दिया, यदि 500 बच्चे यदि भर्ती करने हैं और सारे के सारे बच्चे शाहबाद विधानसभा के मेरिट में आ जाएं, मैं उनको नौकरी ना दूं, फिर तो बेदी जी आप मेरे से नाराज हो, लड़ो। या अन्य विधायकों मंत्रियों को भी कहा। जब मैं कह रहा हूं भी जहां से भी मर्जी आए, मेरिट पे जो आए उसको मिलेगी, बात खत्म होगी। इसमें आपको दिक्कत क्या है? आप बताओ। तो सारे कन्विंस हुए मंत्री? कन्विंस क्यों नहीं हुए? उसी के तो आधार पर तीसरी बार भी सरकार आ रही है। हमें जो डर था वो डर कम किया उन्होंने। तो उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया कि यदि मैं आपको बेदी जी 1000 लोग भर्ती करने के लिए ताकत दे दूं,
तो आप क्या करोगे बताओ मुझे। हम्म, सबसे पहले क्या होगा, अपना परिवार। हम्म। मैंने कहा श्योर। फिर कौन होगा, रिश्तेदार। रिश्तेदार। मैंने कहा हाँ जी। तीसरा कौन होगा, आपकी बिरादरी। मैंने कहा हाँ जी। चौथा कौन होगा, आपका विधानसभा क्षेत्र। मैंने कहा हाँ जी। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके यार दोस्त। मैंने कहा हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ बचेगा तो फिर किसको देगा। फिर कह रहे पैसे वाले आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर ये इस झंझट को क्यों मोल रहे, आपका काम ही नहीं है नौकरी देना। हाँ। नौकरी देना एजेंसी का काम है, वो एजेंसी देना, जो योग्य हो जाएगा ले जाएगा। मैं भी आपको ये बात बताता हूं, बड़े फक्र के साथ बता रहा हूं बात में। यदि कांग्रेस के राज में ये पर्ची और ये खर्ची ये सिफारिश ना चलती तो शायद मैं भी राजनीति में ना आता। कभी आपसे भी मांगी थी किसी ने? मैं भी राजनीति में ना आता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पर्ची खर्चियों ने ही, ये जो जनरेशन आई नई राजनीति के अंदर, ये उनकी पर्ची खर्चियों से दुखी हो गई आई हुई है। मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जब ये पिक एंड चूज की बात की उन लोगों ने, तो लोगों को हार्ट बर्निंग होती है। मेरे माँ बाप भी ये कहते थे कि फलां का लड़का इसलिए लग गया कि वो पैसे दे के आया होगा। कलंक था माथे पे, युवाओं के, योग्य बच्चों के माथे पे कलंक था। कितने दे के आए, आदमी कुरेद कुरेद के पूछते थे कि भाई क्या कुछ दे के आओ। कहते नहीं जी मैं तो वैसे लगा, और हो नहीं सकता भाई। ये कलंक था माथे पे। आज हार्ट बर्निंग नहीं है। किसी का बच्चा लगता है तो प्रतिमा जी आपके माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि आप काबिल नहीं हो या आपको नजरअंदाज किया, वो ये कहेंगे काबिल तो बेटे आप भी हो, परंतु वो बच्चा फलां का बच्चा वाकई आपसे काबिल था इसलिए लगा। आप हार्ट बर्निंग नहीं है, किसी को बधाई देने के लिए जाते हैं। पहले लोगों की पंचायतें होती थी, पैसे मरते थे, आड़तियों के यहाँ चेक रखे जाते थे, माँ के जेवर बिकते थे, बाप की जमीन बिकती थी। यदि किसी पास जेवर और माँ बाप के पास जमीन नहीं है तो पशु बिकते थे, या रिश्तेदारों के भैयों में आज तक अंगूठे खड़े हैं लोगों के। तो ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का था। हमने नए युग की शुरुआत कर दी मनोहर लाल जी ने। और मैं वही कह रहा हूं कि वही बात है कि जो बार बार आज गरीब से गरीब परिवार का बच्चा आज तहसीलदार लगता है, एसडीएम लगता है, पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, सामान्य परिवार के बच्चे आज प्रोफेसर लेक्चरर लगते हैं। अभी मेरे पास सवेरे एक लिस्ट आई है, एक मेरे हल्के का विधानसभा का लड़का है मनदीप, उसने मेरे को आज व्हाट्सएप किया, कहता सर मेरे ना वो सिलेक्शन तो उसकी काफी दिन पहले हो गई थी, अब उनको वो स्टेशन अलॉट होने हैं, आज से मेरे को लिस्ट भेजी है। उसकी स्थिति पूछोगे आप क्या है, उसके फादर पीपल था गांव के अंदर स्कूल के अंदर पार्ट टाइम स्वीपर हैं, और वो लड़का असिस्टेंट प्रोफेसर लगा है। मैंने जब मेरे को धन्यवाद कर मिलने के लिए आया था वो, मैंने उसको उल्टा मीठा मुंह कराया। तो मैंने उससे जब उसके फादर से पहली बार मिला, मैंने कहा बेटा सिफारिश किसकी थी? नहीं अंकल हम सिफारिश के बारे में सोच नहीं सकते, हमारी तो जान पहचान ही नहीं थी कोई, सिफारिश होती तो हम सबसे पहले आपके पास आते। मैंने कहा फिर आए क्यों नहीं? तो हमने कहा अभी आपसे भी क्या फायदा कोई। मतलब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए सामान्य परिवार के लोगों का फॉर्म भरने से पहले हाथ कांपते थे। आज ये जो बोलते हैं ना हम पर सवाल उठाते हैं, कई तरह के आरोप लगाते हैं, इन लोगों की उसकी लिस्ट वो आउट करता था, उसकी लिस्ट वो आउट करता था। जब हुड्डा जी का राज था वैसे ही चौटाला लिस्ट 2 दिन पहले आउट करता था कि ये फलां तहसीलदार लगेगा, ये फलां का जमाई लगेगा, ये फलां का भतीजा लगेगा। मैं आपको ऐसे हजारों कटिंग दिखा सकता हूँ। और जब चौटाला जाब की सरकार थी तो करण दलाल लिस्ट आउट करता था। मैंने सवाल किया था विधानसभा के अंदर, तो हुड्डा जी कह रहे थे, गीता जी कह रही थी कि हमारी तो योग्यता के आधार पर भर्ती होती थी। तो फिर मैंने कहा 2014 से पहले सारे ही काबिल बच्चे पॉलिटिशियन के घर में क्यों पैदा होते थे, अब क्यों नहीं होते? बताओ ना, 2014 के बाद किसका बच्चा, कौन से मंत्री एमएलए का बच्चा? बार बार कहते हैं आप लोगों का प्रोपेगेंडा था, आप लोग बड़े माहिर हैं ये सब झूठी बातें करने में, तो बस आप लोगों ने ऐसी फैला दी कि लोगों के दिमाग में बैठ गई। कैसे बैठ गई? अब बताओ ना, कौन से विधायक मंत्री का या विपक्ष के आदमी का, कौन से चेयरमैन का, किसका बच्चा क्या है? बता तो दो ना मुझे आप। ये सारे काबिल बच्चे 2014 से पहले इन पॉलिटिशियन के घर में पैदा होते थे। तय होता था प्रतिमा जी, बड़े दुख की बात आ रहा हूं भाई, फलां का लड़के तेरे इस लड़के को वो लेके आते थे, कोई सिफारिशी लेके आता था कि मेरे भतीजे को पेपर पास हो गया जी, इंटरव्यू में ठीक करा दो उसका। कहता भर्ती तो हो जाएगा ये, परंतु रिश्ता मेरी भतीजी से करना पड़ेगा, मेरी भांजी से करना पड़ेगा, मेरे साले की लड़की से करना पड़ेगा। 50-100 नाम तो मैं ऑन द रिकॉर्ड क्या बताऊं किसी के बारे में, 50-100 नाम तो मैं आपको वैसे गिना दूंगा। लेकिन अब
बहुत सारे आरोप जैसे आपके ऊपर ये लोग लगाते ही हैं अक्सर, कांग्रेस और आईएनएलडी, अभी हाल ही में निकाय चुनाव हुए। एक तो चलिए ये आरोप तो है ही कि आप लोगों का ये झूठा प्रोपेगेंडा ही है, बिना पर्ची खर्ची। अब ताज़ा भी नहीं है, हालांकि ये आरोप भी पुराना हो गया है, वोट चोरी और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। निकाय चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत, अब आप वोट देखिए, चोरी और ईवीएम नहीं सेटिंग से आप हुई इनके आरोप की बात करेंगे तो आरोप का जवाब दूंगा, और यदि आप बम्पर जीत की बात करेंगे तो बम्पर जीत की बात जवाब दूंगा मैं। दोनों की बात करूंगी, आप एक एक करके जवाब दीजिए। मैं बात करता हूँ वोट चोरी फील्ड में। आपने अब इन निकाय चुनाव में कहीं विजिट की आपने? कहीं पे हमारी टीमें हर जगह पे गई है? लगातार ग्राउंड पे थी। अच्छा। तो किसी न किसी का इंटरव्यू भी लिया होगा, हमारा भी लिया होगा, किसी न किसी का। कितना टेम्परेचर था? 42 प्लस चला। कहीं पे कांग्रेस ही नजर आया कोई? बता तो दो ना, कहीं पसीना पूछता। तो नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं जरूर मिले होंगे आपको, मोहनलाल बड़ोली जी जरूर मिले होंगे, कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा जी मिले होंगे, कहीं ना कहीं कृष्ण बेदी जी मिले होंगे, कहीं ना कहीं आपको रणवीर गंगवा जी मिले होंगे, कहीं ना कहीं आपको विपुल गोयल जी मिले होंगे, किसी न किसी कार्यक्रम में मिले ना। जब 42 डिग्री टेम्परेचर में तो जाएंगे हम, हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे हम, हर मतदाता के चरण स्पर्श करेंगे हम, हर मतदाता को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं, तो फिर कहेंगे वोट चोरी। तो यदि वोट चोरी करनी होती तो फिर 42 डिग्री टेम्परेचर में जाने की जरूरत क्या थी? और यदि इनको वोट चोरी रोकते क्यों नहीं है? सवेरे उठेंगे, वॉशरूम में जाएंगे, ट्वीट कर देंगे, उसके बाद कहीं फील्ड में नजर नहीं आएंगे। दोबारा फोन उठवा के दिखा दो उनका, आपने ये ट्वीट किया था जिसका बता, हमने कुछ पूछना है, उठा के दिखा दो ना फोन ही। बात कर रहे हैं कि पहले हमारा संगठन नहीं था, आपकी संगठन बना दिया, अब बता दो कहाँ कहाँ गए हैं आपको। जितने भी कार्यक्रम हुए हैं हुड्डा जी के या नरेंद्र के, इनके प्रदेश अध्यक्ष के या दीपेंद्र के, वो शाम के 6 बजे के बाद हुए हैं। दीपेंद्र भी बहुत अलग अलग कार्यक्रम, मैं ये बता रहा हूँ ना, जाएंगे नहीं। पहले उस पद यात्रा को कर रहे थे, व्यक्तिगत है, अब उस पद यात्रा को कर रहे हैं जी वो राहुल गांधी जिंदाबाद। नहीं, हुड्डा साहब तो अभी भी कह रहे, मैं तो गया ही नहीं। अच्छा, गया ही नहीं? यात्रा में नहीं गया। और कहाँ गए थे? रैली के मंच पे थे। वोट के लोगों से उम्मीद करेंगे वोट मान देंगे। इनका तो स्थिति ये है कि जो एक, मैं बता रहा था, एक जानवर होता है गिद्ध बोलते हैं उसको। अब आप पढ़े लिखे लोगों क्या बोल लोग उसको, क्या ईगल बोलते हैं? क्या गिद्ध हमें समझ आता है। गिद्ध समझ में आता है? नहीं, वैसे क्या बोलते हैं उसको? एग्जैक्टली मैं कोई बस तो एक वो बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, परंतु वो शिकार नहीं कभी मारता। वो कोई डेड बॉडी मिले किसी पशु की तो उस पे आके बैठ जाएगा, वहां से अपना पेट भर लेगा। तो कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि ये उड़ते रहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा मिल जाए, कहीं जाके बैठ जाए। अब पूरे चुनाव में कहीं कुछ नहीं हुआ, समर्थन देते फिर लोगों को। बीजेपी के खिलाफ कौन मजबूत है, उसको समर्थन देते जाके। चुनाव पहले सिंबल की बात की, फिर भाग गए। यही हाल इंडियन नेशनल लोकदल का है, यही करेंगे वो। बहुत पुलाना में एक रीमा सोनी जीती निर्दलीय। अब ये कांग्रेस और आईएनएलडी दोनों, आम आदमी पार्टी भी दोनों, और वो कह रही मैं इनमें से किसी को जानती ही नहीं। सब पीछे लगे कि हमारी वजह से जीती हैं। हाँ, तो अम्बाला में क्यों इनका आदमी जीते? पंचकुला में, अम्बाला में तो आपने सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए स्ट्रांग रूम में, पंचकुला में बंद कर दिए सीसीटीवी कैमरास, और फिर ईवीएम की सेटिंग कर दी। तो केरला में क्यों नहीं की हमने ईवीएम सेटिंग? वो कह रहे हैं कुछ छोड़ देते हैं ताकि ज्यादा शक ना जाए, वरना बाकी जगह सेटिंग कर देते हैं। अच्छा। ये क्या चुन के करते हैं? तो आपको हंसी नहीं आती इन बातों से? मुझे तो आ ही रही है, लेकिन आप लोग क्या, और इनको शर्म नहीं आती है बातें करते हुए? हमें हंसियार, इनको शर्म भी तो आनी चाहिए ना। मतलब रोहतक में छोड़ दिया, सांपला में छोड़ दिया, बाकी उपजान कर लिया। इस सांपला में आज इन लोगों को, आज ईवीएम की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 48 साल से कांग्रेस नहीं आई। यही स्थिति बिहार की है, यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है, यही स्थिति इनकी उड़ीसा की है, यही स्थिति गुजरात की है। अरे दिल्ली के अंदर तो उनका ना कोई एमपी ना एमएलए, 4 प्लान से नहीं है। कोई इसको बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है इनके पास, कोई नहीं लग रहा है इनको हम कहाँ खड़े हैं और हम क्या बोल रहे हैं। आपको लग रहा है आज भी आसाम में कितने दिन से नहीं, आसाम में कितने दिन से नहीं आई लोग। देश के 45% हिस्से में तो इनकी कहीं अटेंडेंस ही नहीं है। बिहार के अंदर 6 विधायक है, इनकी ईवीएम चोरी होगी, क्या है क्या तुम्हारे पल्ले? धक्के से जाके गठबंधन करते हो, तुम्हारी को सुनता नहीं है। इनका तो वो हाल हो रहा है, वो तेजस्वी यादव को भी ले बैठे
वोट मांगने गए ही नहीं। हमने दिवाली नहीं इस बार अपने घर मनाई, हमने छठ नहीं मनाई। पार्टी ने आदेश दिया कि दिवाली भी आप बिहार में मनाएंगे। पूरा मंत्रिमंडल हमारा, पूरा देश का वर्कर वहां था। अमित शाह जी दिवाली के दिन भी वो भी वहीं बिहार में थे। हमने उसके बाद के त्योहार घर नहीं मनाए। जब मैं बिहार से वापिस आ रहा था, संजय भाटिया और उनकी टीम उससे पहले तो पश्चिम बंगाल जा चुकी थी, चुनाव अब था। हमारे लोग केरला में जा चुके थे, तब से पहले आसाम में जा चुके थे हमारे लोग। इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। यदि मैं किसी नेता का नाम लूं, मेरे को एयरपोर्ट पे मिले थे, वो खुद तो समझ जाएंगे इंटरव्यू देखेंगे तो वापसी में जिस दिन मैं आ रहा था, नाम भी बता दीजिए, नहीं, टू द तो पॉइंट। मुझे एयरपोर्ट पे मिले। अब हमारे हरियाणा के थे, नमस्ते हुई भाई साहब, पड़ोसी भी हम। तो मैंने क्या से रहेगा, कहते देखते हैं क्या रहेगा। एयरपोर्ट पे हम कॉफी इकट्ठे भी हमने। तो मैंने कहा आप कब आए थे? कहते मैं तो सुबह की फ्लाइट से आया था, शाम की 6 बजे की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। तो इसका मतलब हम 50 किलो का बैग उठा रखा था, 1.5 महीने से वहां थे। इसका मतलब हम पागल थे। उसका एक राउंड में सारी बिहार की वोटें सिद्धि होगी। उसकी एक राउंड में सारी वोटें, एक राउंड मार के आया, उसमें सारी वोटें मान गई, हाँ ठीक है जी आप आ गए, वोटें दे देंगे। कहाँ दिमाग खराब हो गया, कहाँ गए हैं ये वोट मांगने? तो ये सारे आरोप मतलब बेईमानी है। आप लोग ग्राउंड में काम आप अब हम एमसी के चुनाव में भी सीरियस हैं, ये लोग एमपी के चुनाव में भी सीरियस नहीं है। अब बेचारे एमपी के चुनाव में सीरियस हुए, राज्यसभा में, अब वहां पर भी आपने सेंधमारी कर दी, एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करा दिया, पूरी बैक सपोर्ट दे दी, क्रॉस वोटिंग और वोट कैंसिलेशन, सारे एथिक्स की धज्जियां उड़वा दी। होटल में तो इनके पास थे, वो हमारे पास तो हम तो गोदी में उठा के किडनैप तो करके लाए नहीं। हुड्डा जी को वोट दिखाई इन्होंने भी, हमने तेरे को वोट दे रहे, बोल क्या करेगा। और हुड्डा जी ऐसे करके बैठे रहे, मैं भी वहीं था। आप बताओ भी हम क्या करें? जो उनकी टिकट पे जीत के आते हैं वो भी उनका भी इनका पर विश्वास नहीं है। अब वो कह रहे हैं उसमें भी आपने खरीद लिया कांग्रेस के विधायकों को। मतलब इनके मुंह पे वो चैलेंज करके गए कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, वो तो बात समझ नहीं आ रही, खरीदने वाली बात समझ में आ रही है आपको। इनके ऊपर विश्वास ही नहीं उनको, वो इनको पसंद ही नहीं करते। इनकी लीडरशिप को उन्होंने चैलेंज किया है, खरीदने और ना खरीदने वाले कौन सी बात आ गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस से और कांग्रेस के नेतृत्व से पूर्णतः कांग्रेसियों का मोह भंग हो चुका है। सबको लग रहा है कोई फ्यूचर है कांग्रेस का हरियाणा में? क्या फ्यूचर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्यूचर कहाँ होगा। जो इनका कट्टर वोट बैंक था, जिसके दम पर कांग्रेस चलती थी, उसको इन्होंने 1975 के बाद साइड लगाना शुरू कर दिया और उन अवसरवादी लोगों को इन्होंने सिर पे बिठा लिया और उन अवसरवादी लोगों को जब मौका मिला इनको शंट आउट कर दिया। जो धरातल की सच्चाई लीडरशिप ना जाने, आज उस जो कट्टर वोट बैंक कांग्रेस का था, उस वोट बैंक को यदि आज बीजेपी गले लगाती है तो उनको दर्द होता है। कहते हैं जातिवाद कर दिया जी, डीएससी को क्यों पावर दे दी, आप पे तो सबसे ज्यादा आरोप डीएससी लगते हैं डीएससी को क्यों लाभ दे दिया। मैं तो कहता हूं कांग्रेसी जितना ज्यादा बोलेंगे कांग्रेस का उतने सत्यानाश होगा। मैं कहता हूं ये जितना डीएससी के बारे में कमजोर वर्गों की खिलाफत करेंगे, जितनी ये बात करेंगे, मैं तो कहता हूं देश लेवल पे करें। एक आधा बयान राहुल जी को भी देना चाहिए, भाई यदि मेरी सरकार आ गई तो मैं डीएससी वर्ग का खत्म करूंगा, कहे ना, मजा तभी आएगा। ये चिल्लाएं, कांग्रेस को सत्यानाश ही यहीं से होगा। जो लोग इनकी रीढ़ थी, उस रीढ़ को उन्होंने तोड़ने का काम किया। वो रीढ़ इनसे छूटकर, छिटक कर, टूट कर, लाचार, बेबस होकर आज वो बीजेपी के साथ है। क्यों आज बीजेपी के साथ ये वोट बैंक है? क्यों छिटका? मतलब अब ऐसा तो ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, लगातार बार बार कुछ चीजें हुई होंगी और उसके बाद फाइनली लगातार ये जिन लोगों पर इन्होंने विश्वास किया उन्होंने इनको धोखा किया। कांग्रेस के साथ जब जब अवसर मिला अवसरवादी में इनको ठोकर मारी। आज ये ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, आगे भी लगातार उसी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। उन्हीं लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जिन लोगों ने पैरेलल के राजनीतिक दल खड़े करे, कांग्रेस के वोट बैंक को डिवाइड किया जिन लोगों ने। हमारे लोग तो कट्टरता के साथ कांग्रेस साथ लगे हुए थे, परंतु इस प्रकार की बयानबाजी दे दे के उनको नजदीक लगाने की बजाय इस प्रकार के आरोप लगा के उनको और दूर कर रहे हैं। और कांग्रेस आने वाले 100 साल तक भी नहीं उभरेगी, नहीं उभरेगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको। तो हरियाणा में 2029 में कोई स्कोप है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने? मैं ये कह रहा हूं जो ये कांग्रेसी बैठे हैं, कांग्रेस के अंदर बैठे, इनसे पूछ लेना आप, भाई आप आगे कांग्रेस में रहोगे क्या? तो हमने अपनी एंट्री बंद कर रखी है, हम एंट्री नहीं खोल रहे। अच्छा, मतलब कांग्रेस के अभी भी बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं? जिस दिन गेट खोल गया तो धक्के से घुसेंगे हम, चाहे ज्वाइन भी ना कराएं, कहेंगे हम आगे जी।
अच्छा, हाँ? कौन से ऐसे नेता, एक दो के नाम उनको भी लग बता नहीं दो। रहा कहीं पे भी कुछ हम्म, है नहीं ना। अब भी नहीं कांग्रेस संभल रही। हम्म, कांग्रेस को यही नहीं पता है हम्म, कि मेरा 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 समर्थक था कौन। हम्म, वो मुझसे मंथन नहीं कर रहे, कभी चिंतन नहीं कर रहे। हम्म। विधानसभा चुनाव में जो कुमारी उठेंगे शैलजा वाला इंसिडेंट गीता हुआ। मुखर्जी बयान दे देगी, हाँ, डीएससी करके नायब सिंह सैनी ने ये वर्गीकरण करके गलत कर दिया। हम्म, अब वो करमवीर बहुत बयान दे रहा था हम्म, डीएससी करके। हम्म, तुम दो दो चार बयान और दो, ठोक ठोक के दो, पता लगेगा तुम्हें। हम्म, पता ही नहीं इनको बयान क्या दे रहे हैं हम, हम्म, सोच ही नहीं पता। हम्म, आज अंतिम पायदान पे खड़े बैठे हुए व्यक्ति की बीजेपी चिंता कर रही है, हम्म, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कर रही है, उनको एजुकेशन का ताकत देने की बात कर रही है, उनको यदि नौकरियों में हिस्सेदारी देने की बात करती है तो कांग्रेसियों को दर्द होता है। हम्म, मैं तो कहता हूं खुल के बयान दें कि हम डीएससी के विरोध में हैं, तो हम्म, बताएंगे लोग इनको। और अभी तो सिर्फ एजुकेशन में और शिक्षा में और रोजगार में ही हिस्सेदारी मिली है, अभी तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी लेंगे। हम्म। भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलेगी, तब जी। कांग्रेस की देखना स्थिति क्या होगी। तो ये लड़ाई भी अगली तैयार है, और भी बीजेपी ये देने को भी तैयार है। देगी क्यों नहीं देगी, बीजेपी समझती है अंतिम पायदान पर कौन खड़ा, हम्म, किसको जरूरत है, हम्म, किसका गला यहां तक पेट यहां तक भर गया, हम्म, बिल्कुल तैयार है। अभी तो राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई भी चलेगी। हम्म। कृष्ण बेदी उसको पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। नहीं, जिन लोगों का हक बनता मिलना चाहिए उनका हक। हम्म, मैं भी कहूंगा, मेरे पार्टी नेतृत्व भी कह रहा है उस बात को, हम्म, हमारा संगठन भी कहेगा, हम्म, क्यों ना मिले। हम्म, अब वही मायावती तो कहती थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, हम्म। तो संख्या के हिसाब से मिले हिस्सेदारी, क्यों ना मिले। तो कुमारी शैलजा आपको लग रहा है वाकई में दलित समाज की बहुत बड़ी नेता हैं, जिनके बारे में जब कुछ बयानबाजी हुई तो ये समाज को लगा कि भाई हमारी नेता का ही जब अपमान हो रहा है तो हम फिर इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। देखिए, ये कांग्रेस के समझ में नहीं आ रही बात। हम्म, आज के दिन सबसे सेंसिटिव यदि कोई मतदाता है तो वो एससी वर्ग का मतदाता है। हम्म, वो छोटी से छोटी घटना पर भी रिएक्शन करता है, भले ही वोकल ना हो लेकिन रिएक्शन रिएक्शन करता है। हम्म, अब हम तो मानते हैं शैलजा बड़ी नेता है, ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। हम्म, जिस दिन कांग्रेस समझ में आ जाएगी तो दिमाग ठीक हो जाएगा। अभी वो तो कह रहे हैं कि वो उसको और प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत काबिल लोग आ गए ना आगे, हम तो उनको आगे बढ़ाएंगे, शैलजा जी को पीछे करेंगे। अब इनको समझ नहीं आई थी कि अशोक तंवर पे हमले का क्या रिजल्ट हुआ था, अब दोबारा समझ में आई है तो वापस ले लिया कांग्रेस में उन्होंने। अभी शैलजा जी की कीमत कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है, समाज को तो पता है शैलजा कितनी बड़ी नेता है। और इस प्रकार का यदि दोबारा कोई घटनाक्रम होगा तो कांग्रेस को तो आप देखना, और उसका रिएक्शन केवल हरियाणा में नहीं हुआ, दिल्ली में भी हुआ। कुमारी शैलजा हाइपोथेटिकल है, हालांकि वो तो कहती है मैं पक्की कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के ही झंडे में जाऊंगी, लेकिन अगर बीजेपी में आना चाहें तो नहीं, दरवाजे मैं खुले ये हैं। ऐसी को भविष्यवाणी नहीं कर सकता इतने बड़े नेता के बारे में। हालांकि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। किरण चौधरी ने भी बताया कि जब वो किरण भाजपा चौधरी में शामिल हुई तो किरण उनकी बातचीत भी हुई, उन्होंने भी किरण कहा चौधरी किरण चौधरी एक कुमारी बहुत बड़ी शैलजा से नेता कि है, आप अपने आइए। अपने कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता है, हम्म, चौधरी रणजीत सिंह जी भी बड़े नेता थे, हम्म। बड़े बड़े लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। कुलदीप बिश्नोई भी आजकल बड़े परेशान चल रहे नहीं, हैं। कुछ नहीं, आप लोगों को वैसे लग रहा है, कहीं ऐसी बात नहीं है, बात सब ठीक होगी। पार्टी में ही रहेंगे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे पार्टी। मैं जब बात कर रहा हूँ तो कोई लगता है कि आपको छोड़ने वाली बात है? ये लोग तो जो मैं तो ख्याल, आप ही से क्लैरिफाई कर रही हूँ ना, टू द नहीं पॉइंट। कहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मेरी रात भी टेलीफोनिक एक दो लोगों से बात हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें से पार्टी में ही रहेंगे, पार्टी के साथ ही परंतु रहेंगे। आज ही विपक्ष का भविष्य बिल्कुल धूमिल है। हम्म, जिन बातों को लोग व्यक्तिगत आग निकाल रहे हैं, हम्म, उनका दर्द बीजेपी से नहीं है, हम्म, उनका दर्द तो गरीब आदमी को हिस्सा क्यों मिल गया उसका दर्द हो रहा है। हम्म, जब वो इस प्रकार का रिएक्शन कर रहे हैं हम्म, तो जो रिएक्शन देखने वाले भी तो देख रहे हैं ना, हम्म। रिएक्शन देखने वाले भी तो देख रहे हैं ना, भी यदि कांग्रेस के हाथ में ताकत होगी तो ये क्या करेंगे हमारे साथ लोग। तो आपको लग रहा है लोगों को अब डर लगने लग गया है कि अगर कांग्रेस पावर में आएगी तो फिर हमारे लिए तो बड़ा अंधकार ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस जिस ट्रैक पे चल रही है वो देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हम्म, जाके साउथ के अंदर जिस प्रकार का राहुल बयान दे के आए, सनातन हम एक देश के ऊपर खतरा है, ये है वो है, ये सब चीजें लोग नोट कर रहे हैं। और मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने
हमारे संगठन ने, हमारे नेतृत्व ने तय किया है, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, उसको देने का काम करेंगे, दे भी रहे हैं। हम इस ट्रैक पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमें चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। लेकिन जिस अब तरीके से इतने प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की बर्बादी का लोगों को सबक नहीं मिल रहा। लेकिन अभी 15 सारा साल से तो विपक्ष यहीं से इकट्ठा आउट। लामबंद होने की कोशिश में है अब, क्योंकि किसके इनको नेतृत्व लग में? रहा है कि भाई आप लोग तो बाज आएंगे नहीं, इंडी ईवीएम छेड़ते रहेंगे, इंडी तो गठबंधन हम सब इकट्ठे इंडी होके गठबंधन में ही इकट्ठे हुए थे। बीजेपी को हरा इंडी गठबंधन पाएंगे। में इकट्ठे हुए थे। 99 पे आके कांग्रेस रुकी, 100 भी पूरे नहीं हुए। अब भी सारे चुनाव मिलजुल के तो लड़ रहे थे ये। वो ए बी टीम चल तो रही है इकट्ठी। नहीं, हरियाणा में भी अब अगर एक हो जाते हैं सब, दिग्विजय ने भी कहा कि भाई आईएनएलडी, जेजेपी, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा इकट्ठे होकर। किसके नेतृत्व में? बीजेपी के क्या खिलाफ। दिग्विजय के नेतृत्व को या दुष्यंत के नेतृत्व को अभय सिंह स्वीकार करेगा? क्या अभय सिंह इनको अपनी पार्टी में एंट्री देगा? क्या दुष्यंत अभय सिंह भूपेंद्र हुड्डा का नेतृत्व स्वीकार करेगा? किसके नेतृत्व में लड़ेंगे? वो तो नेता कौन होगा? लेकिन लग रहा है तीनों अगर मिल भी गए, साथ में आम आदमी पार्टी, चारों भी अगर मिल जाते हैं तो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे हरियाणा में? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ पहले हो तो जाए ना इकट्ठे। अगर हो गए तो टक्कर होगी कोई? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम टक्कर उठने के लिए तैयार है ना। हम भी तो वन साइड गेम खेल खेल के परेशान हो रहे हैं, कोई चुनाव में आता ही नहीं मैदान में सामने। लेकिन फिर बी टीम के भी आरोप लगा देते हैं। अभय चौटाला कहते हैं कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। वो निर्णय ये करे, वो परंतु कहते हैं बीजेपी कि हरियाणा में ए टीम है। बस हमें अब इतना पता है, हमें क्या लेना, कौन से क्या है, किस किस की सिरदर्दियां मोल लेंगे हम। हमारे पास इतना काम है, हम इनकी टेंशन क्यों ले? इनकी टेंशन इनके घर के भी नहीं ले रहे हैं, हम क्यों लें? तो मतलब इनके घर वाले भी चिंतित नहीं है? कोई चिंतित नहीं है, पता है ना, सबको पता है। मुझे भी अपने बेटे का पता है वो कहाँ तक जाएगा। मुझे अपने भतीजों को भी पता है, आपको भी अपने परिवार में सब लोगों को पता था कौन सा कहाँ तक उड़ा सकता है। कौन टेंशन लेता है? एक बहुत ही सीरियस मैटर, हालांकि क्योंकि अभी लोगों को एक पैनिक सिचुएशन कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, ऊर्जा संकट एक बड़ा कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ऐसे में देश को क्या पैनिक होने की जरूरत है? क्या परेशानी, कोई बड़ी परेशानी आने वाली है? देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द निकलता है तो उसमें पैनिक नहीं होता, वो सुझाव होते हैं, वो लोगों का विश्वास होता है। प्रधानमंत्री जी जिस प्रसाद से आह्वान किया, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का हमें अक्षरतः पालन करना चाहिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने काफिले को कम किया। कल अरविंद शर्मा जी साइकिल पे गए हैं, आज मनोहर लाल जी बाई ट्रेन आ रहे हैं। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? ये सिर्फ फोटो ऑप तो नहीं है कि एक बारी कर लिया, 1-2 दिन कर लिया और फिर भूल जाएंगे? अच्छा, ये किसने बता के भेजा आपको? ये बात पूछनी है? तो बता के नहीं भेजा, ऐसा नहीं तो मैं होता। आपसे पूछ रही हूँ। हमारे विचार और संस्कार ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, ये देश के लिए, देश की हित की बात की प्रधानमंत्री ने, देश को संपन्न और मजबूत करने की बात। क्योंकि अब ऊर्जा का क्या विकल्प है? आपके पास क्या विकल्प है? तेल का क्या विकल्प है हमारे पास? वो तो आना ही विदेश से है। सोने का हमारे पास क्या विकल्प है? और सोना आपके पास होगा भी तो क्या कर रहा होगा? कहीं ना कहीं अलमारी में पड़ा होगा, आपको टेंशन बढ़ा रखी होगी। क्या कर रखा होगा? मेरे पास भी होगा तो मेरे को भी टेंशन बढ़ा रखी होगी। है सारा दिन किसी न किसी को घर में रहना पड़ता होगा। टेंशन रखो ही ना। नहीं, उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार, उन्होंने ये नहीं कहा कि बंद करो। परंतु आज जिस प्रकार से विदेशी मुद्रा की जरूरत है देश को, और हालात, अब वो दूरदर्शी नेता है, पूरे वर्ल्ड को चेक करते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार का आभास हुआ होगा कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है पूरी दुनिया में। लड़ाई हमने तो शुरू नहीं की, लड़ाई तो उन लोगों की है, परंतु कई घटना तो क्रम का तो असर तो सभी पड़ेगा। जिसके प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो देश के हित में कहा है, कि व्यक्तिगत हित में नहीं कहा उन्होंने। और उसमें पैनिक शब्द ना उपयोग करके हमें सुझाव मान लेना चाहिए। अपने नेता का दिया हुआ एक विश्वास होता है उसमें। तो आम लोग डरे नहीं, मोदी जी ने सुझाव दिए, बस उसका अमल करें ताकि देश मिलकर डरने की तो बात है ही नहीं है। परंतु उन्होंने एक ऐसे सुझाव दिए हैं कि अब लॉकडाउन भी हमने लेट लगाया था पिछली बार, परंतु जब कैजुअलिटी होनी शुरू हुई देश के अंदर तो फिर लॉकडाउन की आवश्यकता बढ़ाने की पड़ी। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था लॉकडाउन का भी। आज कोई आह्वान किया तो बड़ी दूरदृष्टता के साथ किया होगा उन्होंने आह्वान।
और देश के प्रधानमंत्री जी की बात को हमें समझना चाहिए। तो आप लोग भी वर्चुअल मीटिंग्स या रैलीज ना करना, कई ये कई तरीके के कोई कई प्लान चीजें आप लोगों ने कल्चर किए? संगठन में हमने की हैं हम्म। और आगे उनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, शीघ्र ही इम्प्लीमेंट करने जा अच्छा, रहे वर्क फ्रॉम होम या हैं। तमाम वर्क ऐसी फ्रॉम चीजें। होम या वर्चुअल मीटिंग या प्रोग्रामों को ज़्यादा ताम झाम ना करके सिंपलिसिटी की तरफ लेके जाएं और चीज़ें कंट्रोल में रहें। जितना मेरे हिस्से का है मैं तो करूँ ना जी। अब सभी के लिए 1,85,00,000 ना 1,40,45,00,000 लोगों की मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता, तो जितना मेरे हिस्से में जो हिस्सा आता है उतना तो मैं करूँ ना। जितना आपके हिस्से में आएगा आप करेंगे और सभी करेंगे तो फिर वो ठीक भी हो जाएगा। बतौर विधायक अपने रिपोर्ट कार्ड को भी कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल आकलन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इतिहास से ही आदमी भविष्य बनाता है। जब हम छात्र थे, स्टूडेंट थे, बच्चे थे, तो हम पढ़ते थे भी ये उस प्लासी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हम कहते क्यों, ये क्या, हमें क्या जरूरत है उसका, क्या लाइफ में। परंतु नहीं, जिन लोगों के इतिहास गुम हो जाते हैं उनका भविष्य धूमिल हो जाता है। बार बार हमें सरकार समर्थन का मिल रहा है, लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिल रहा है, परंतु उसका मूल्यांकन करना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। तीसरी बार यदि सरकार बनाई है तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं, लोगों की इच्छाएं ज्यादा बढ़ी हैं, लोगों की जरूरतें भी हमसे बढ़ी हैं और विश्वास भी बढ़ा है। तो उन सभी चीज़ों को कायम रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है, ड्यूटी बढ़ जाती है हमारी। तो हम सभी की बार बार समीक्षा भी करते हैं, आकलन भी करते हैं, और जहाँ कहीं कोई सुझाव मिलता है और कोई बात मिलती है तो उसको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से मतदाताओं से और ख़ासतौर से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विधायक के तौर पर मैं एक विश्वास देता हूँ कि उन लोगों की सुरक्षा की भी चिंता मैं करता हूँ, उन लोगों की शिक्षा की और चिकित्सा की भी मैं चिंता करता हूँ, और सभी लोगों के बीच में रह के प्रतिदिन मैं उस प्रकार की जानकारियां भी जुटाता हूं, और जहां जहां संभव होता है प्रशासन को उस प्रकार की दिशा निर्देश भी मैं देने का काम करता हूं। अंत्योदय और सेवा विभाग के नाम ही सेवा है, तो उस सेवा में उस अंत्योदय का जो नारा दिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, उस पे आप लोग आगे काम तो कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि वाकई में सफल हो रहे हैं? 100% सफलता होगी ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है, परंतु 99% लोगों को हम टच करते हैं, उनकी इच्छाओं को, उनकी उम्मीदों को, उनके जरूरतों को पूरा करने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। दफ्तरों के चक्कर कोई व्यक्ति ना काटे, ऐसा हमने योजना बनाई है। पेंशन विभाग हमारा बड़ी संजीदगी से काम करता है। आज हम 36 लाख लोगों को सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के तहत 3200 रुपये पेंशन दे रहे हैं, और हर महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से बटन पुश करते हैं और 36 लाख लोगों के अकाउंट में जाता है। कोई 1 रुपए की हेरा फेरी बीच में करने की हिम्मत नहीं है किसी की, डीबीटी के माध्यम से करते हैं। नहीं तो यही 100-200 रुपये पेंशन होती थी, वहां तक पहुंचते पहुंचते बेचारों की हालत होती थी, आपको पता ही था। दूसरा, ऑटो मोड पे हमने पेंशन सिस्टम को ले आए हम, जो योग्य होगा ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, और कोई दुनिया से चला गया या कोई और ट्रांसफर हो गया यहाँ से, या उसने स्टेट बदल लिया, वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी प्रकार से लाडो लक्ष्मी योजना में हमने फार्म भराने की शुरुआत ही नहीं करी, दफ्तरों में चक्कर काटने ही नहीं है। आपको अपने ऐप को हमने अपने फोन पे आपने अपलोड करना है, अपनी जानकारी आपने देनी है। आज 10 लाख से ज्यादा बहनों को हमने इसमें जोड़ दिया। पहले किसी को डाउट था कि यदि इनकम में जुड़ जाएगा तो इसका लाभ लेने का फायदा नहीं है, हमारा बीपीएल कट जाएगा। अब विधानसभा सदस्य ने, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आपकी इनकम में लाडो लक्ष्मी नहीं जुड़ेगी। उससे स्पीड बढ़ी है, लोगों में और जुड़ाव आया। तो मतलब इसकी जो एफडी वाला आरडी वाला सिस्टम था वो आप लोगों ने चालू कर दिया? हाँ, चालू कर दिया। तो मतलब वो किस हिसाब से, छोटी छोटी बचत बहनों के लिए लाभदारी है। वो किस हिसाब से? यदि आज 2100 रुपए उनके हाथ में आते हैं तो वो 2100 कब चले जाए, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं लगता। आप सवेरे 5,000-10,000 रुपए जेब में पाके जाओ, शाम को आप ही नहीं ढूंढ सकते भी कहाँ गए पैसे, याद ही नहीं कर पाओगे, एक एक बिल कहाँ ढूंढते रहोगे आप। सभी का नेचुरल है, हमारा भी, हमारे जेब में 500 रुपए है, खर्च हो गए तो याद ही नहीं रहते, रात को पूछते हैं यार कहाँ खर्च हुए, पता नहीं। तो इस प्रकार से कुछ उनकी साल 2-3 साल के अंदर कुछ पैसा उनके हाथ में इकट्ठा आएगा। बहनों की 100 जरूरतें हैं, बेटी के जेवर बनाने हैं, कोई रिपेयर करनी है, रसोई रिपेयर करनी है, कुछ फर्श डलवाना है, कुछ जरूरत की और चीजें लेनी है,
तो वो उस बैंक को एक सहारा बन जाएगा। तो मतलब ये कितने साल की आरडी होगी जो वो अभी हमने 3 साल की है, अच्छा, आवश्यकता 3 साल पड़ेगी की। बढ़ाएंगे या घटाने की आवश्यकता पड़ेगी घटाएंगे। अच्छा 3 साल की आप लोगों ने अभी आरडी कर 36 दी। महीने की हमने तय कर दी। तो इसमें की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमने सभी बैंकों से चेक आउट किया था, अच्छा। वो लगभग 6.5 या जो भी था, हम्म, तो जिसने सबसे ज्यादा दिया 6.27 कुछ ऐसा करके, वो एक्चुअल डाटा याद नहीं मुझे, अच्छा। वो डिपार्टमेंट को पता है। हम्म। वो जो सबसे ज्यादा बैंक इंटरेस्ट दे रहा था एफडी का, वो उस बैंक को हमने कह दी। तो बीच में कुछ ऐसा भी अगर किसी को जरूरत पड़े तो 3 साल से पहले वो अपने पैसे निकाल सकते नहीं हैं? वो नहीं है, वो सभी नहीं। के लिए एक डेट अच्छा होगी। तो मतलब 3 साल बाद ही हाँ, पैसे लेकिन मिल जाएंगे। ऐसे तो मेरे जैसा व्यक्ति हर महीने खड़ा रहेगा एफडी तुड़वाने के लिए। मतलब क्योंकि इसको लेके सबसे ज्यादा लोगों के सवाल नहीं, होते हैं, सवाल इसलिए चिंता मैंने आपसे किसी पूछा। को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब वो सारा सिस्टम को ऑपरेट किया है, मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को प्रार्थी मान के, कृष्ण बेदी ने मंत्री मान के नहीं, वो सारे सिस्टम को हमने भी, मैं कृष्ण बेदी नहीं हूँ, मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं कृष्ण बेदी आम आदमी, मैं एप्लीकेंट हूँ, मेरी क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं, जो जो सवाल आपके दिमाग में, वो सभी सवाल हमारे दिमाग में थे। उन सभी सवालों का अपना आत्म मंथन करके अधिकारियों से डिस्कस करके तब फाइनल किया। इसके ऊपर लंबी चर्चाएं हुई हैं, महीनों महीनों हमने मीटिंगें की हैं, कई बार बैठे। लंबे बवाल भी हुए हैं विपक्ष के। नहीं बवाल हुए तो बवाल तो देखो मेरी बात सुनो, आज तक किसका राज है जितना स्मूथली चला हो जितना नायब जी का चल रहा है? चौटाला जी के राज में नहीं हुए बवाल। कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेके हुआ, कभी किसान आंदोलन को लेकर हुआ, कभी कंडेला कांड हुआ, ठीक है। हुड्डा जी के राज में नहीं हुआ, कभी मैयड़ कांड हुआ, कभी जेबीटी गेस्ट टीचर ने जाके वहां पे गोलियां चल खाई। सभी राज्य में ऐसा चलता रहा है, ऐसा नहीं है, बवाल तो होंगे ही। इतना बड़ा प्रदेश है, लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं, लोगों की जरूरतें हैं, और कुछ विपक्ष भी अपनी कृपा करके रखता है हमारे ऊपर। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अभय चौटाला की धमकियों से बीजेपी की सरकार डर जाती है और फिर बैकफुट पे आ जाती है। हाँ डर गए हम जी, बिल्कुल बोल रहे हुए हैं। क्योंकि बार बार कहते हैं अभय चौटाला। दिग्विजय को देख दिखाई धमकी ना पहले। कौन डरता है किसी, डेमोक्रेसी है, राजे महाराजों का राज है। बार बार कहते रहते हैं राजे महाराजों का राज है, मैं इनकी तसल्ली बिठा दूंगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा कर दूंगा। क्या किसकी बिठा तसल्ली, क्या हुआ? कुछ नहीं होता, ये कहने की बातें हैं। अब जिसका जैसी बात है वो करेगा, बहुत ज्यादा कोई परवाह नहीं करता। लोगों में दोनों पक्ष देखने होते हैं। लोगों को नायब सिंह सैनी की स्माइल पसंद आ रही है तो तसल्ली क्यों उठाएगा कोई? लेकिन विपक्ष को तो बड़ी तकलीफ है, कह रहे हंसते ही रहते, कोई काम नहीं करते मुख्यमंत्री। उन्होंने कौन सा काम रुक रहे हैं, उनको बताए ना, बताएंगे नहीं, गिनाए ना ये काम रुक रहा है। हमने तो सब चीज ऑनलाइन कर रखी है, करें। हमें पास आज, मेरे पास तो आज तक एक भी मेल नहीं आई किसी विपक्ष के आदमी की, बेदी जी आपके डिपार्टमेंट में ये कमी हो रही है, हम बताएंगे। अखबार में बोलते हैं, आप लोगों को बोलते हैं, ऐसे नहीं आके कोई बातें बोलते। बताओ ना, कोई बताए तो सही। और किसी ने बताई होगी तो हमने करके भी दी होगी उसकी। अच्छा ये बहुत आरोप लगाते हैं कि सैनी साहब तो भाई खुद कुछ काम करते ही नहीं है, और क्या जो ऊपर से स्क्रिप्ट आती है बस उसी पे काम करते हैं, ऐसा होता है? अच्छा, तो हम नेशनल लेवल का हमारा संगठन है। आप इनकी एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई व्यक्तिगत बाप दादा की पार्टी है क्या हमारी? यदि हम कोई हरियाणा में कोई चीज लागू करेंगे, वो हमें उत्तर प्रदेश में भी लागू करनी पड़ेगी, वो दिल्ली में भी लागू करनी पड़ेगी, गुजरात में लागू करनी पड़ेगी, उसमें राजस्थान में लागू करनी पड़ेगी। एक चीज तय होती है, मतलब कुछ भी अपनी इनको तो फ्री हैंड है, कुछ भी बोल देंगे जी। जिम्मेवारी भी तो होगी ना वो मुख्यमंत्री की। कोई मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा है, उसकी कितनी लायबिलिटी होगी? तो विपक्ष जो कहे, हम विपक्ष के पैरट है क्या? जो विपक्ष कहेगा वही बोल लेंगे हम? ऐसी कोई, इन्होंने किस विपक्ष की कितनी मान सम्मान की है? जेल में ठूंसते थे, तब इनको नहीं याद था भी हम भी कभी विपक्ष में जाएंगे। जब तो नहीं कहेगा तो सारे उम्र हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे, लोगों ने निकाल दिया वहां। बार बार कहते हैं मनोहर लाल जी का दिल्ली में दिल नहीं लगता है, और हरियाणा में ही दिल लगता है, सारी की सारी फाइलें खुद ही चेक करते हैं। ऐसी कोई पाबंदी है क्या हरियाणा में आने में किसी के लिए? ऐसी कोई पाबंदी है क्या? किसने केंद्र की डायरेक्शन नहीं मानी? हुड्डा जी नहीं मानी, चौधरी बंसीलाल जी नहीं मानी, भजन लाल जी नहीं मानी। ऐसा थोड़ी होता है भी केंद्र के साथ हम भगवंत मान की तरह झगड़े करके बैठ जाएंगे। ऐसी कैसी प्रकार की बात है, सिर बिना सिर पैर की बात है। अगला टारगेट पंजाब है भाजपा का, जीतेंगे लग रहा है। सैनी साहब धुआंधार प्रचार में तो जुटे हुए हैं। नहीं, सभी लगे हुए, हमारा संगठन भी लगा हुआ है, पार्टी भी लगी हुई है, और मुख्यमंत्री जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अब हुड्डा जी कह रहे थे आप सारा टाइम तो पंजाब में रहते हो, मैंने कहा जी आपने को नहीं बुलाना, हम क्या करें, हम कैसे क्या कि हाँ हुड्डा जी ने बुला लो, बुलाना ही नहीं किया।
वो बुलाए तो हम आप भी चले जाया करो, हम कब रोक रहे हैं किसी को, पर हमें बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो इस बात में भी उन्हें तकलीफ है, नहीं होनी चाहिए। झेप है, तकलीफ नहीं है। झेप है। एक रैपिड फायर है, बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई हमारी इस पूरे इंटरव्यू में। एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं एक नाम लूंगी और क्विकली आपको एक वर्ड या एक लाइन में जो भी आपके जहन में आए उस पर, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको उसका जवाब देना है। शुरू करें। INLD को पहली नसीहत। नहीं, मैं क्यों नसीहत दूं उनको, वो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, कई कई पीढ़ियों से राज किया उन्होंने, वो अपने आप को अंतमंथन करें, आकलन करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो क्या, वो तो राहुल गांधी का ही भविष्य नहीं ना। भूपेंद्र हुड्डा क्या करेगा, अब इतनी उसमें ताकत नहीं है जितनी इंसल्ट उसकी हो रही है कि मैं अलग पार्टी बना लूं, वो बना नहीं पा रहा, अब वहीं पड़ा है। अब जो राहुल का ही कुछ नहीं बट रहा है, उसका क्या बटेगा। दीपेंद्र हुड्डा क्या हरियाणा के CM बन पाएंगे? हमारे में क्या दिक्कत है, नायब सिंह सैनी कितना बढ़िया कर तो रहे हैं। उनका सपना है ना, वो पूरा हो पाएगा नहीं। आप किस किस के सपने पूरे करें हम। मनोहर लाल खट्टर हम सब के लिए एक ऐसा मार्ग वो तय करके गए हैं कि 20 साल भी उन पॉलिसीज को यदि हम ठीक तरह से इम्प्लीमेंट करते रहे तो हरियाणा की जनता को बहुत लंबा फायदा होगा। एक यूनिक वो रास्ता बना के गए हैं हरियाणा के लोगों को, नहीं देश के लोगों के लिए। आज एग्जाम्पल लेते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची का, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। किसी का स्टेबिलिटी थी नहीं, अध्यापकों की नहीं थी, इंजीनियर्स की नहीं थी, डॉक्टर्स की नहीं थी, भागे भागे इसकी बदली सारा दिन मंत्रालयों को चक्कर काटते फिरते रहते थे। हमारे PSA बड़े अफसर लगते थे उन लोगों को, आज वो सम्मानजनक अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो DBT का उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरी की पूरा सारा का सारा डाटा ऐसा बेस किया कि हर आदमी के अकाउंट तक सीधी बात जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी तो बयान दे दिया था, मनोहर लाल जी पेंशन बैंक से जाने का भी हो तो मैं करके जानता, परंतु मनोहर लाल जी ने 13 महीने के अंदर ऑनलाइन पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दी। तो एक ऐसा अनुशासित और दूरदृष्टा व्यक्तित्व हम सब के लिए बहुत बड़ी नियामत है। पोर्टल सरकार आपको कहा जाता है, तो फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक लोगों के लिए? वही हुड्डा जी से पूछना, आप आगे, अब आप दोबारा नहीं बोल रहा, चुनाव से पहले बोलता था भाई मैं आऊंगा तो पोर्टल बंद कर दूंगा, अब लाज कर दे लोगों ने। तो वो कहना पोर्टल बंद करोगे आप, तीसरी बार आप कोई आपका चुनाव लड़ने का मौका मिला था, जवाब दे देगा। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में टक्कर 2029 में कौन सी पार्टी दे पाएगी? देखो सभी प्रयासरत है, जो समय बताएगा हालात क्या बनते हैं, परंतु दूर दूर तक कहीं भविष्य किसी विपक्षी पार्टी का नजर नहीं आ रहा। इतने इनके झगड़े हैं, इतने इनके आपस में टकराव है, और एक दूसरे के नेतृत्व को कोई देख के बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। मुश्किल है। नायब सिंह सैनी साहब 100% हम लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, इसको सामान्य माता बहन भी सोचती है कि मेरा बेटा है या मेरा भाई है। चलती सड़क में ग्रामीण महिलाओं को, बहनों को देखकर, मजदूर बहनों को देखकर, एक चाय फड़ी वाले के पास रुक के उससे बात करना, सुनने का टेम्परामेंट, धैर्य बहुत कम पॉलिटिशियन में होता है, और काम करने का जुनून। रात के 2 बजे भी जाग रहा है। हमने तो सरकार देखी 6 सूर्यास्त और सरकारें मस्त हो जाती थी। अब उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमें भी काम करते हैं। कृष्ण बेदी जी की हंसते हुए काम करने का भी हमें भी एक रिवाज मिल गया है, हंसते हंसते भी काम किया जा सकता है। कृष्ण बेदी जी के सबसे फेवरेट मुख्यमंत्री तो क्यों नहीं मनोहर लाल जी है, नायब सिंह सैनी है, क्यों नहीं? एक कोई एक सबसे फेवरेट। हम सबके आदर्श है मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी, मनोहर लाल जी से सबसे बड़ी सीख? एक पैशन, जिद उनके दिमाग में जो थी, पूरी तरह मंथन चिंतन करके उसको सिरे तक बात को लगाना। बहुत से लोग कहते हैं ना वो तो हवा हवाई फाइनल कर देते थे, नहीं, वो लंबा मंथन करते थे, और गंभीरता इतनी थी कि आपने एक कागज आज दिया है, हो सकता है कि 2 महीने के बाद उस कागज के लिए, इतने से कागज के लिए 2 महीने के बाद फोन आए। मैंने सैकड़ों ऐसे काम देखे हैं, मैंने कोई कागज दिया या आपने कोई कागज दिया, अनजान आदमी ने कोई कागज दिया, उसके पीछे उनका नाम नहीं है, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्होंने 2-2 महीने तक उसके कागज पे चिंतन किया। ये नहीं है समझ नहीं आ रहा तो फेंक दे इसको। 2 महीने चिंतन मंथन करके, यार ये कागज उस डेट में मैं कहाँ गया था, कौन सा चेहरा था जिसने ये कागज दिया होगा, यहाँ तक वो ढूंढ के लाते थे। एक कागज को भी बिना सिरे तक लगाए उन्होंने कभी फेंका नहीं। मैं तो उनके एज ए पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ 5 साल काम किया, और ऐसा बेहतरीन सोच, ऐसा
मतलब जुनून की हद तक किसी काम के पीछे जाना, नरेंद्र मोदी। तो इस देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो चुका है। जो हम देश के लोगों के दिमाग में एक बात बैठ गई थी, हमारा कुछ नहीं हो सकता, और नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ये लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण बेदी का सबसे बड़ा सपना? मैं हरियाणा प्रदेश की एक जिम्मेवारी पद पे हूँ, जितने भी लोग हमारे संपर्क में आए उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकें, और मनमानी करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, उनके हक उनको मिले, संविधान के अनुसार मिले। अंतिम पायदान आदमी जो पे खड़ा है, जिसके पाँव में जूता नहीं, पेट में रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, शिक्षा नहीं, चिकित्सा नहीं, उन लोगों को जब तक बराबरी की उनके बीच में सोच ना पैदा कर लूं, उनको एक बराबर की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत ना किया जा सके जब तक, तब तक सद लगता है जीवन की कुछ सफलता नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन ये बातचीत रही और हर सवाल का जवाब आपने एकदम बेबाकी से अपने अंदाज में टू द पॉइंट तरीके से ही दिया। अब मेरी समस्या क्या है कि मैं पूरा दिन पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, और जब माइक पे होते हैं तो कुछ चीज सीमाओं में कहनी पड़ती हैं, जब सीमाओं में कहनी पड़ती है तो फिर गला घुटता है। लोगों की आत्मा पे ठेस भी ना लगे, उसको बचाव रखना पड़ता है। हाँ। और लोगों तक बात पहुंच भी जाए, इसकी भी चिंता करनी पड़ती है। ये बड़ा द्वंद होता है मेरे लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कोई ठेस तो पहुंचेगी नहीं। हालांकि विपक्ष को तो आपसे प्रेम कुछ ज्यादा ही है, कुछ खास ही है। मैं तो कहता हूँ उनका प्रेम भी इसी प्रकार से लंबे समय तक बना रहे, मेरे लिए सबसे बड़े जी उनकी तरफ से आशीर्वाद होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। तो कृष्ण बेदी साहब को आपने सुना, पूरी बेबाकी से अपने अंदाज में हर सवाल के जवाब दिए। शुरुआत से बताया कि कैसे जब राजनीति में आए थे तब मालूम भी नहीं था कि राजनीति होती कैसे, लेकिन मन में सवाल थे, उत्सुकता थी, और छोटी छोटी परेशानियां को जब देखते थे कि ये परेशानी मेरी गली में है, ये गली टूटी है, या बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, तो इसका समाधान कैसे होगा, बस उसी उत्सुकता से आज यहाँ पर हैं। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उनकी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। 2024 में नायब सिंह सैनी साहब की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री हैं, और सपना बस इतना ही है कि भाई लगातार हरियाणा के लोगों के लिए काम करते रहें, किसी को भी जो भी परेशानी हो उसके लिए, उसके समाधान के लिए कार्य करते रहें। और विपक्ष को जो तकलीफ है वो तो होती ही रहेगी, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सिर्फ बातें करना, और बीजेपी लगातार ग्राउंड पे मेहनत करके अक्सर तमाम चुनौतियों को पार करना जानती है। बातें हवा हवाई नहीं होती, ग्राउंड पे काम होता है। और ये पूरा अपनी जर्नी और तमाम एक्सपीरियंसेस के बारे में हमसे कृष्ण बेदी जी ने बात की। फिलहाल इस खास बातचीत में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।